और चीखी, सर सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा था काम बाकी है इसलिए मैं रुकी थी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, मुझे घर जाना है। हटिए, छोड़िए मुझे। पर अवनी की कमजोरी विवान के जुनून के आगे हार रही थी। वो जितना विरोध करती विवान उतना ही कठोर होता जा रहा था। उसने एक बार फिर अवनी की फोटो को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह और दफ्तर के जख्म अभी ताजे थे। विवान की सख्ती ने उन्हें और ज्यादा लहूलुहान कर दिया। अवनी दर्द से तड़प उठी, पर विवान तो जैसे उसे कच्चा चबा जाना चाहता था। उसने अपनी शर्ट के बटन तोड़े और उसे उतार कर फेंक दिया। अवनी ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली। विवान के लिए ये और भी आसान हो गया। उसे किसी बात का होश नहीं था। तभी न जाने कहां से अवनी में इतनी शक्ति आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर विवान को झटका दे दिया। विवान लड़खड़ा कर दूर गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अवनी ने आगे बढ़कर उसे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। विवान का सिर चकरा गया। तमाचे की गूंज और शराब का नशा दोनों जैसे एक साथ उतर गया। वो होश में आए। अवनी ने खड़े होकर अपने कपड़े ठीक किए और चिल्लाकर बोली, सर आप अपने मन में मुझे समझते क्या हैं? अगर आप मुझे अपनी पत्नी समझकर मेरे करीब आते तो मैं बुरा नहीं मानती, पर किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छूना कितना बड़ा जुर्म है, जानते हैं आप? विवान, जो अभी तक शर्मिंदा महसूस कर रहा था, अवनी की डांट सुनकर फिर से आग बबूला हो गया। उसने पलटकर अवनी को एक तमाचा मारा और चिल्लाया, बड़ी सती सावित्री बन रही है। सुन, मेरा शरीर तुझे चाह रहा था, इसलिए मैं तेरे पास आया। ये मत समझना कि मैं तुझसे पति वाला प्यार जताने आया था। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अवनी ने तमतमाते हुए कहा, जुबान चले या ना चले सर, बात यह है कि आपने मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ। आप तो बात को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या गलत था? तू तो वैसी ही लड़की है ना। विवान कहते कहते रुक गया। उसे खुद हैरानी हुआ कि वो क्या बोलने जा रहा था। उसने चुपचाप अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगा। अवनी ने पीछा नहीं छोड़ा। बोलिए ना सर, रुक क्यों गए? मैं कौन हूँ आपके लिए? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, बल्कि ऐसी वैसी वैसी औरत समझते हैं ना, इसलिए आपने मेरे साथ ये सब किया। विवान ने आव देखा न था गुस्से में बोला, हाँ तू वैसी ही है। मैं कहूँ या ना कहूँ, सच तो यही है। मुझे पता है तू इस ऑफिस में कितने लोगों के साथ सोचती है। अवनी को लगा जैसे किसी ने उसके कान में उबलता हुआ तेल डाल दिया। उसने अपने कान बंद कर लिए। ये वो शब्द थे जो कोई भी पत्नी अपने पति के मुंह से नहीं सुनना चाहती। अवनी चीख पड़ी, ओए किसे कह रहा है ये सब? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो ऐसा कहा तेरी जुबान फट जाएगी। विवान पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बेशर्मी से कहा, ऐसे चीखने चिल्लाने से तू सती सावित्री नहीं बन जाएगी, किसे बेवकूफ बना रही है। इन शब्दों ने अवनी के दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। अब उसे खुद को साबित करने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और चुनौती भरे लहजे में कहा, हाँ मैं हूँ वैसे ही लड़की। अब क्या, मैं जिसके साथ भी जाऊँ, तुझे क्या? मेरा मन किया मैं गई। अवनी ने अब विवान के लिए सारे सम्मान त्याग दिए। अवनी की बात सुनते ही विवान का खून खौल उठा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अवनी खुद को ऐसा कहे। उसने अवनी के मुंह पर तमाचा दे मारा, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। वो गुस्से में बोला, नीच लड़की, मुझसे बात करते वक्त अपनी हद में रहा कर। अगर दोबारा जबान लड़ाई तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। हैरानी की बात ये थी कि जब वो उसे चरित्रहीन कह रहा था तब उसे बुरा नहीं लगा, पर जब अवनी ने उसे स्वीकार किया तो वो सह नहीं पाया। अवनी ने तंज कसते हुए कहा, ये कैसा इंसाफ है सर? आपने कहा मैं वैसी हूँ, मैंने मान लिया, फिर गुस्सा क्यों? आपके लिए तो मैं बस एक नौकरानी हूँ ना। जब मालिक ही ऐसा हो तो नौकरों से क्या उम्मीद रखें? आज सुबह आपके एक नौकर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं उसके पेट में चाकू घूंपने वाली थी, वो डरकर भाग गया। पर आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानते हैं क्यों? उसने अपने गले का मंगलसूत्र उठाकर दिखाया और कहा, अगर मैं वैसी होती तो रोज आपकी ये कड़वी बातें ना सुनती। आपने कहा ना कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, तो मेरे पास कौन आएगा सर? एक वैश्या बनने के लिए भी खूबसूरती चाहिए, जो मुझ में नहीं है। अवनी की बातों ने विवान को सन्न कर दिया। अवनी आगे बोली, मैं सांवली हूँ, पर मेरा मन साफ है। एक दिन आपको पता चलेगा कि मैं गलत नहीं थी, और उस दिन मैं देखूंगी कि आप क्या करते हैं। अब मुझे जाने दीजिए, दरवाजा खोलिए। विवान के लिए ये अवनी एकदम नहीं थी। अब तक उसने सिर्फ रोने वाली और सिर झुकाने वाली अवनी देखी थी, पर आज इस काली माँ के रूप ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे अवनी की वो बात बार बार याद आ रही थी। आज सुबह किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। विवान ने भारी आवाज में पूछा, किसने तेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की? अवनी उसकी आंखों में देखी हुई बोली, क्यों सर, क्या आप उससे पूछने जाएंगे कि मैं पवित्र हूँ या नहीं? विवान अपना आपा खो बैठा। उसने आओ दिखाना था अपनी कमर से बेल्ट निकाल ली। विवान को अवनी की वो बात बार बार याद आ रही थी। आज सुबह किसी ने मेरे साथ बदतमीजी की। विवान को गुस्सा आ गया। उसने भारी आवाज में अवनी से पूछा, किसने तेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की? अवनी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, क्यों सर, क्या आप उससे ये पूछने जाएंगे कि मैं पवित्र हूँ या नहीं? विवान अपना आपा खो बैठा। उसने आओ दिखाना था अपनी कमर से बेल्ट निकाल ली। दूसरी ओर विघ्नेश का दिल विवान की कड़वी बातें सुनकर पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए उसने बेचैनी में आशिका का नंबर डायल किया, लेकिन आशिका ने उसका फोन नहीं उठाया। विघ्नेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बार बार कॉल करना जारी रखा, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आशिका जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रही थी। अब विघ्नेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे भाई और बहन दोनों पर एक साथ जोरदार गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी कार घुमाई और सीधा विवान मल्होत्रा के हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने झटके से कार रोकी और अंदर जाने लगा। तभी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ जोड़कर उसे रोका। गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, सर प्लीज 1 मिनट रुकिए, मुझे पता है आप मैडम से मिलने आए हैं, लेकिन मैडम ने सख्त आदेश दिया है कि आपको अंदर ना आने दिया जाए। ये सुनते ही विघ्नेश के सब्र का बांध टूट गया। उसने अंदर घुसने की बहुत कोशिश की। तभी रिसेप्शनिस्ट दौड़कर उसके पास आई और उसे समझाने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर समझिए बात को, मैडम का आज बहुत बिजी शेड्यूल है, कई पेशेंट्स इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है वो आपसे बाद में बात करेंगे, अभी आप यहाँ से चले जाइए, ये हॉस्पिटल है, मरीजों को तकलीफ होगी। विघ्नेश अब अपना आपा खो चुका था। उसे किसी भी हाल में इसी वक्त आशिका से मिलना था। वो वहीं जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोग उसे हैरानी से देखने लगे। विघ्नेश चिल्लाया, तुम सबने क्या समझ रखा है मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? कहाँ है तुम्हारी मैडम? बुलाओ उसे, बाहर आ, ओए बाहर आ भाग्यवान, अपने पति को यहाँ सड़क पर क्यों तमाशा बनाने के लिए मजबूर कर रही है? तभी नर्स शिवानी बदहवास होकर भागी भागी आशिका के कैबिन में गई और उसे बाहर के हालात बताए। लेकिन आशिका ने बहुत ही गंभीर आवाज में उससे पूछा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए शिवानी, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं पेशेंट को देखने के बाद ही बाहर आती हूँ? शिवानी ने घबराते हुए जवाब दिया, मैम बाहर विघ्नेश सर खड़े होकर बहुत हंगामा कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि मरीज परेशान हो रहे हैं, इसलिए आपको बुलाना ही पड़ेगा। आशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर पूछा, क्या वो बाहर चिल्ला रहा है? तभी कैबिन के अंदर मौजूद एक युवा जोड़े ने हैरानी से पूछा, डॉक्टर क्या वो जो बाहर चिल्ला रहा है आपका पति है?
ये सुनकर आशिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपने दांत पीसते हुए उस जोड़े से कहा, अरे हाँ मैम, दरअसल उनका फोन आया था, मैं उठा नहीं पाई। आप बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ। आशिका तेजी से बाहर निकली और शिवानी भी उसके पीछे पीछे भागी। आशिका मन ही मन विघ्नेश को कोस रही थी। उसने सोचा कि ये पागल आदमी महीने में एक बार ऐसा तमाशा जरूर करता है। उसने तेज कदमों से बाहर जाकर विघ्नेश का हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई अपने पर्सनल कैबिन में ले आई। उसने उसे जोर से कुर्सी पर धकेला और गुस्से में पूछा, क्या समझ रखा है तूने खुद को? कोई बहुत बड़ा हीरो है क्या? विघ्नेश ने तुरंत पलटकर सवाल किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आशिका का पारा चढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर फोन नहीं उठाया तो क्या गुंडे की तरह यहाँ आकर चिल्लाएगा? तुझे याद भी है तूने पुलिस का एग्जाम पास किया, वो तो तेरी मर्जी थी कि तूने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोली। पब्लिक सर्विस बैकग्राउंड से होकर भी तू लोगों को इस तरह परेशान कैसे कर सकता है? विघ्नेश ने बेबसी से कहा, चाहे कोई पुलिस वाला हो या गुंडा, अगर बीवी बात ना करे तो हर पति ऐसे ही गिड़गिड़ाता है। तूने गार्ड को मना क्यों किया? अगर चुपचाप अंदर आने देती तो मैं मिलकर चला जाता। आशिका ने अपना धीरज खोते हुए पूछा, कौन तू? तू चुपचाप जाता, मुझे सब पता है। अब बोल, क्या मुसीबत है तेरी? विघ्नेश की आंखों में नमी आ गई। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी मुसीबत तू ही है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहते ही वो अचानक उठा और उसने आशिका को गले लगा लिया। आशिका को अपनी पीठ पर गर्म आंसू महसूस हुए। तब उसे एहसास हुआ कि विघ्नेश वाकई किसी गहरी तकलीफ में है। आशिका ने घबराकर पूछा, अरे विकी, तू रो रहा है क्या? विघ्नेश ने उसे कंधा भिगोते हुए कहा, नहीं यार, बस बहुत बुरा लग रहा है, बस 5 मिनट मुझे ऐसे ही रहने दे। कुछ देर तक वो उसे ऐसे ही पकड़े खड़ा रहा। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं विवान की बातें भूल नहीं पा रहा, अपनी बहुत भूली है। वो उस जालिम के साथ रहकर बहुत दुख झेल रही है, क्या मैं उसे अपने घर ले आऊं? आशिका ने उसे समझाते हुए कहा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो विघ्नेश, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विघ्नेश ने मायूसी से सिर हिलाया और कहा, नहीं, तेरे भाई का जैसा बर्ताव है उसे देखकर नहीं लगता कि कुछ भी बदलेगा। या तो वो लड़की घर छोड़कर कहीं चली जाएगी या फिर जान दे देगी। विवान की जुबान कड़वे जहर जैसी है। मैं आज भी अपनी को अपनी सगी बहन जैसा मानता हूँ। कोई अपने दोस्त की पत्नी के बारे में गलत सोच सकता है क्या? लेकिन तेरा भाई मुझ पर उंगली उठा रहा है और अपनी से पूछ रहा है कि क्या उसने मुझे भी फंसा लिया है। वो उसे चोट पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आशिका को उसका दर्द महसूस हो रहा था। उसने नरमी से पूछा, छोड़ ना, तुझे तो पता है विवान भाई शुरू से ही ऐसे ही है, क्या इसी वजह से तू इतना परेशान होकर यहाँ चिल्ला रहा था? विघ्नेश ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, हाँ यार, बहुत तनाव में हूं। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? आशिका ने बिना कुछ कहे विघ्नेश का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूमने लगी। वो किस विघ्नेश के सारे दर्द और बेचैनी की दवा बन गया। उस वक्त उसे इसी सुकून की जरूरत थी। दूसरी तरफ घर के अंदर विवान ने अपनी से अपनी कड़क आवाज में पूछा, किसकी हिम्मत हुई तेरे साथ बदतमीजी करने की? अवनी ने जवाब दिया, क्यों सर, क्या आप उससे पूछकर तसल्ली करेंगे कि मैं अभी पवित्र हूं या नहीं? अवनी की बात सुनकर विवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गरजते हुए कहा, जुबान संभाल के बात कर, याद रख तू अभी इस दरिंदे को पूरी तरह जानती नहीं है। विवान के हाथ में बेल्ट देखकर भी अवनी के चेहरे पर खौफ नहीं था। उसने शांति से कहा, सर, मैंने कुछ भी नया नहीं कहा, मैंने बस वही दोहराया जो आपने मुझसे कहा था, बस इतनी सी बात है। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, इतनी हिम्मत, मेरी बात पलटने की हिम्मत कहां से आई तुझमें? अवनी ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कहा, अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि आप मुझसे तमीज से पेश आती थी। आप मुझ पर कितने भी जुल्म करें मैं सह लूंगी। मैंने रंजीत साहब की खातिर आपसे शादी की थी, लेकिन आज समझ आ गया कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अवनी की ये बात विवान के सीने में तीर की तरह चुभी। उसे लगा वो इसी वक्त अपनी बेल्ट से उसे सबक सिखा दे, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। वो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा दीवार पर निकाला और जोर से मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ लाल हो गया। विवान के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि अवनी ने इस शादी को गलती कैसे कह दिया। वो ये भूल गया कि उसने खुद अपनी पर कितने जुल्म किए थे। अवनी ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानती हूँ कि आपको ये लड़की जरा भी पसंद नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए सर, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ दस्तखत कर दूंगी। रंजीत साहब की वजह से मैं सब सह रही थी, लेकिन जिस मर्द ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला हो उसके साथ में शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए बेहतर होगा कि हम तलाक ले लें। विवान ने उसे टोकते हुए कहा, चुप हो जा, अपनी इन बातों से मुझे और ज्यादा हैवान बनने के लिए मजबूर मत कर। मैं बस कुछ पल के लिए भटक गया था, और वैसे भी मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा है, तू मेरी पत्नी है। अवनी एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, पत्नी? सर, अगर आपने मुझे अपनी पत्नी मानकर छुआ होता तो मैं खुद को आपको सौंपती थी, लेकिन आपकी नजरों में तो मैं बस एक बाजारू औरत हूँ, और वैसे भी आपके एक इशारे पर हजारों हसीन लड़कियां आपके कदमों में गिर जाएंगी, तो फिर इस काली लड़की की क्या जरूरत आपको? विवान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर चिल्लाकर बोला, बस अब एक और शब्द मत बोलना, यहाँ से निकल अभी के अभी। पता नहीं कौन सी पनौती मेरे गले मर दी है, चैन से रहने नहीं देती। विवान ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर खड़े होकर जोर से पुकारा, पुष्कर। पुष्कर को एहसास हो गया कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो डरते हुए पास आया। विवान ने हुक्म दिया, मुझे टेक्सटाइल यूनिट जाना है, गाड़ी निकालो। पुष्कर ने हिचकिचाते हुए अवनी की तरफ देखा और पूछा, मैम का क्या? विवान ने बेरुखी से कहा, मैडम जैसे आई थी वैसे ही चली जाएंगी, मुझे लगता है कि मैं तुझे मेरे काम करने की तनख्वाह देता हूँ, सवाल पूछने की नहीं। पुष्कर खामोश हो गया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। विवान पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। विवान के जाते ही अवनी वहीं जमीन पर बैठ गई और तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखों का पानी सूख नहीं गया। जब उसके शरीर में और हिम्मत नहीं बची तो वो विवान के उस आलिशान महल की ओर चल दी, जो उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। वो जानती थी कि वहाँ के लोग उसे और भी जख्म देंगे, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पुष्कर और विवान मल्होत्रा अपनी कार में बैठकर मल्होत्रा ग्रुप की टेक्सटाइल यूनिट की ओर निकल पड़े। रास्ते में विवान ने ठंडे और सख्त लहजे में आदेश दिया, पुष्कर, हमारे घर पर काम करने वाले जितने भी मर्द हैं उन सबको अभी कभी टेक्सटाइल यूनिट के गोदाम पर पहुंचने के लिए कहो। पुष्कर को कुछ समझ नहीं आया। उसने उलझन में विवान की तरफ देखा तो विवान दहाड़ते हुए बोला, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हमारे घर में काम करने वाले किसी नीच आदमी ने तुम्हारी भाभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। उसने विवान मल्होत्रा की पत्नी पर हाथ डालने की जुर्रत की है, उसे जिंदा कैसे छोड़ दूं? पिछले एक हफ्ते से अवनी पर मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैंने इन सब हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। विवान खुद अपने अहम की जंग लड़ रहा था, भला उसे इस घर के अंदर होने वाली राजनीति का पता कैसे चलता? विवान की बात सुनकर पुष्कर सन्न रह गया। उसे अपनी की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। विवान ने अपने दांत पीसते हुए आगे कहा, शायद किसी को ये शरीफ विवान पसंद नहीं आ रहा, सबको एक हैवान की तलाश है ना, तो ठीक, उसने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है, अब भुगतेगा वो। विवान की आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी। उसकी आवाज में वो खौफ था जिसे देखकर पुष्कर की रूह कांप गई। पुष्कर को यकीन हो गया कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने तुरंत घर पर फोन करके सभी नौकरों को गोदाम पहुंचने के लिए कहा और फिर चुपके से विघ्नेश को फोन लगाया, लेकिन विघ्नेश ने फोन नहीं उठाया। मजबूरी में पुष्कर ने अपना पीए वाला मुखौटा उतारकर एक दोस्त की तरह कहा, विवान मत करो ये सब, मेरी बात मान, अपने अंदर के उस पुराने राक्षस को बाहर मत आने दो। विवान ने उसे झड़कते हुए जवाब दिया, इतने दिनों से मैं अपना काम से काम रख रहा था, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाई, लेकिन अगर कोई मुझे जानबूझकर उकसाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जिसने अवनी पर हाथ उठाया है उसका खून जब तक मुझ पर नहीं गिरेगा मेरा ये जुनून शांत नहीं होगा। अगर दोस्त मानते हो पुष्कर तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। पुष्कर बार बार विघ्नेश को कॉल करता रहा। उसे लगा कि इस वक्त पागल हो रहे विवान को सिर्फ विघ्नेश ही संभाल सकता है,
लेकिन मासूम पुष्कर को ये नहीं पता था कि विवान ने खुद विघ्नेश को जलील करके वहां से भगाया है। दूसरी तरफ अवनी ऑफिस से बाहर निकली। रोजाना खाना देकर वो जिस वक्त निकलती थी आज उससे काफी देर हो चुकी थी। ये शिफ्ट बदलने का समय था, इसलिए गेट पर खड़े वॉचमैन का ध्यान अवनी पर नहीं गया। अगर उसने देखा होता तो वो तुरंत उसके लिए ऑटो बुला लेता, लेकिन अवनी का तो जैसे सुध ठीक हो गया था, उसे ऑटो लेने का ख्याल तक नहीं आया और वो सुन्न होकर सड़क पर पैदल ही चलने लगी। सुबह से थकावट, मानसिक तनाव, दुख और ऊपर से ये अफसोस कि इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है, इन सब बातों ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन वो एकदम खालीपन महसूस कर रही थी। भले ही उसे विवान का जालिम स्वभाव पसंद नहीं था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद विवान के उसी महल की ओर बढ़ रहे थे। दोपहर की तपती धूप में भारी मन से चलती हुई अवनी जब घर से महज 100 मीटर की दूरी पर थी, तभी अचानक तेज सर चकराने की वजह से वो सड़क किनारे बेसुध होकर गिर पड़ी। क्योंकि वो एक वीआईपी इलाका था, वहाँ पैदल चलने वालों की भीड़ नहीं थी। आसपास न कोई चाय की दुकान थी, न ही कोई ठेला, इसलिए किसी ने उसे गिरते हुए नहीं देखा। आलिशान गाड़ियों में शीशे चढ़ाकर निकलने वाले रईसों के पास इतना वक्त कहाँ कि वो सड़क किनारे पड़ी किसी लड़की को देखे। यहाँ अवनी एक अनाथ की तरह सड़क पर बेहोश पड़ी थी और वहाँ उसका पति अपनी पत्नी की बेइज्जती करने वाले की जान लेने की तैयारी कर रहा था। वहीं पेरिस में कृष्णा और पवित्रा शॉपिंग कर रहे थे। कृष्णा ने एक सुंदर साड़ी हाथ में लेकर पूछा, पवित्रा ये साड़ी भाभी पर अच्छी लगेगी ना? पवित्रा ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे तुम्हारी भाभी हमेशा साड़ी ही तो पहनती है, पिछले एक हफ्ते से वो तुम्हारे घर के नौकरों वाली यूनिफॉर्म साड़ी पहन रही है। भले ही उनका रंग थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी स्ट्रक्चर किसी फिल्मी हीरोइन जैसी है। उनके लिए कुछ मॉडर्न देखो, जीन्स टॉप या कुछ फैंसी ड्रेस। कृष्णा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पवित्रा, भाभी साड़ी में साक्षात महालक्ष्मी जैसी लगती है। मैं सोच रहा हूँ कि माँ और भाभी के लिए एक जैसी साड़ी ले लूं। पवित्रा ठहाका मारकर बोली, पागल हो क्या? माँ की उम्र 60 के पार है और भाभी अभी सिर्फ 25 की है। किसे क्या दिलाना है तुम्हें इतना भी नहीं पता, और तुम खुद को फैशन डिजाइनर कहते हो। बाहर मत बोलना वरना लोग थूकेंगे तुम पर। कृष्णा ने बनावटी गुस्से में कहा, हाँ हाँ बोल ले, मैंने तो बस यूं ही कह दिया क्योंकि मेरा मूड थोड़ा खराब था। मैंने सारा काम फटाफट निपटाया ताकि तुम ही शॉपिंग पर ला सको और तुम मुझे ही सुना रही हो। पवित्रा ने प्यार से कहा, अरे बुरा मत मानो मेरे प्यारे चिंकू, काम तो खत्म हो ही गया है ना, चलो साड़ियां मैं सेलेक्ट करती हूँ। कृष्णा ने साड़ी चुनने की जिम्मेदारी पवित्रा को सौंपी और खुद उसे साड़ियां पसंद करते हुए निहार लिया। उसी समय विवान की कार टेक्सटाइल यूनिट के गोदाम के सामने आकर रुकी। ड्राइवर के दरवाजा खोलने से पहले ही विवान झटके से बाहर निकला और तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। वहां उसके घर में सभी मर्द कर्मचारी कतार में खड़े थे। विवान ने अंदर जाते ही बिना कुछ सोचे समझे एक आदमी को 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। वो एक राक्षस की तरह दहाड़ा, क्यों बे, लड़कियां तुम्हें खिलौना लगती हैं क्या? मेरे यहाँ काम करके मेरा ही नमक खा रहे हो और मेरी बीवी पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो। वो वहाँ मौजूद लोगों को बेरहमी से पीटने लगा। खुशकिस्मती से जो बेगुनाह था वो डरकर एक तरफ हो गया। ये सब मीरा के आदमी थे और इन्होंने किसी न किसी तरह अवनी को पहले भी परेशान किया। उन्हें लगा कि शायद विवान उसी बात का बदला ले रहा है। विवान ने गरजते हुए पूछा, आज सुबह किचन में कौन गया था? अगर खुद सामने आ गए तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा, वरना यहाँ जो होगा और तुम्हारे परिवार के साथ जो मैं करूंगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। तुम सब जानते हो कि मेरा दूसरा रूप क्या है, तमीज से सच उगल दो। ये सुनकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर किसी एक ने गलती की होती तो बाकी शांत रहते, लेकिन यहाँ तो लगभग सभी गुनहगार थे। उन्हें अपनी जान से ज्यादा विवान के गुस्से का डर था, क्योंकि वो जानते थे कि विवान उन्हें जड़ से मिटा सकता है। सुभावनी के साथ बदतमीजी करने वाला नौकर तो पसीने से तरबतर हो चुका था। पुष्कर ने विवान के लिए कुर्सी ला दी। विवान उस पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और हर चेहरे को गौर से पढ़ने लगा। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो ईमानदारी से अपना काम करते थे। विवान ने उनकी आंखों में सच्चाई देखी और उन्हें अलग बुला लिया। वो कुल 7 लोग थे। विवान ने उनसे कहा, तुम सातों यहाँ से जा सकते हो। मुझे दुख है कि इतने बड़े स्टाफ में सिर्फ तुम 7 ही मेरे वफादार हो। उन लोगों ने राहत की सांस ली और विवान को झुककर प्रणाम करते हुए वहाँ से चले गए। तभी मुख्य रसोइये का बेटा आगे आया और बोला, साहब मेरे पिता बेगुनाह हैं, वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने मैम के साथ कुछ गलत नहीं किया, वो बस अपने सख्त अनुशासन की वजह से थोड़े कड़क रहते थे ताकि काम सही से हो सके। विवान ने उसे टोकते हुए कहा, मेरे घर में अनुशासन मैं तय करता हूँ, वो उस महल की महारानी है, उसे तुम्हें आदेश देना चाहिए, तुम उसे काम नहीं बता सकते। तुम लोगों ने खुद को मालिक समझ रखा था क्या? विवान के मुंह से अवनी के लिए महारानी शब्द सुनकर पुष्कर की आंखें फटी की फटी रह गई। विवान ने जब पुष्कर को अपनी ओर ताकते देखा तो उसने उसके कान में फुसफुसाकर सफाई दी, अरे ये तो बस कहने की बात है, मेरे लिए तो वो आज भी नौकरानी ही है। विवान खुद हैरान था कि उसके मुंह से अवनी के लिए ऐसे शब्द कैसे निकले। सुबह अवनी के साथ बदतमीजी करने वाला नौकर अब मन ही मन मन्नतें मांग रहा था कि अगर आज वो जिंदा घर पहुंच गया तो अपने कुल देवता के मंदिर में मुंडन करवाएगा। विवान अपनी कुर्सी से उठा और एक बार फिर उन सब के चारों ओर घूमने लगा। तभी उसकी नजरों ने उस नौकर को पहचान लिया। उसने झटके से उस नौकर को गर्दन से पकड़ा और सबके सामने जमीन पर पटक दिया। विवान ने उसके ऊपर चढ़कर उसे लातों से मारना शुरू किया। वो चिल्लाया, तू ही है ना वो नीच? क्या तेरी बीवी और बहनें बेइज्जत होने के लिए हैं? दुनिया की हर लड़की तुझे गलत लगती है, अगर तेरे घर की औरतों के साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा तुझे? विवान ये भूल गया था कि कुछ ही देर पहले वो खुद अपनी पत्नी के साथ क्या क्या कहकर आया था। उसने उस नौकर के चेहरे पर इतने मुक्के मारे कि उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। जहां एक तरफ विवान अपनी पत्नी का अपमान करने वाले को कुचल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बेसहारा होकर सड़क पर पड़ी थी। सड़क के किनारे अवनी अब भी बेसुध पड़ी थी। उसे उठाने वाला कोई नहीं था। इधर मल्होत्रा निवास के हॉल में राजेश्वरी जी बेचैन होकर टहल रही थी। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़की अभी तक घर क्यों नहीं आई? रोज तो इस वक्त तक आ जाती है, पता नहीं क्या बात है। तभी मीरा वहां से गुजरी और तंज कसते हुए बोली, आपके लाडले बेटे ने इतना परेशान किया होगा कि वो कहीं भाग गई होगी, इसलिए तो मैंने कहा था कि मेरी शादी विवान से कर दीजिए। जैसे बड़े बेटे का ख्याल रखा वैसे इसका भी रखती। राजेश्वरी जी का खून खौल उठा। उन्होंने डांटते हुए कहा, चुप कर, अपनी नीचता मेरे सामने मत दिखा, तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरा देवर है और एक भाभी मां समान होती है। मेरे बड़े बेटे का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला और अब तू मेरे दूसरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। मीरा ने अपनी चोरी पकड़े जाने की डर से नजरें घुमाई और पलट कर बोली, मैंने बड़े साहब का क्या बिगाड़ा था माँ जी? वो तो खुद दोस्तों के साथ ट्रिप पर गए थे और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, उससे मेरा क्या लेना देना? अगर मैं साथ होती तो आप मुझ पर इल्जाम लगा सकती थी। राजेश्वरी जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बस कर, अपनी चालें मेरे विवान पर आजमाने की कोशिश मत करना। वो तेरी खूबसूरती के झांसे में नहीं आने वाला। वो दिल देखता है, इसलिए उसे अवनी जैसी सोने जैसी बहू मिली है। जिस दिन तुझे इस घर से निकालूंगी उसी दिन मेरे घर में सुखाएगा। मीरा ने चढ़कर कहा, क्या वो काली लड़की आपके लिए सोना है?
आखिर में तो मैं ही आपकी सेवा करूंगी, इसलिए मुझसे तमीज से बात किया कीजिए। इस घर की बड़ी बहू भी हूं मैं और छोटी भी मैं ही बनूंगी। वो काली लड़की कोई बहू नहीं है। तभी मीरा के फोन की घंटी बजी और वो वहां से चली गई। राजेश्वरी जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अपने बेटे की खुशी के चक्कर में मैं इस औरत को घर ले आई। मुझसे बड़ी गलती हो गई। कम से कम मेरे विवान की जिंदगी सलामत रखना। उन्होंने पुष्कर को फोन लगाया पर उसने नहीं उठाया। आखिर में हार मानकर उन्होंने अपने बेटे विवान को फोन किया। वहीं विवान मल्होत्रा इस वक्त उस नौकर को जानवर की तरह मारे जा रहा था। दर्द से तड़पता हुआ वो नौकर रहम की भीख मांग रहा था पर विवान का खून खौल रहा था। थोड़ी दूर खड़ा पुष्कर ये मंजर देख रहा था। उसने घबराकर फिर से विघ्नेश को फोन लगाया। विघ्नेश उस वक्त आशिका के साथ था और उसका फोन साइलेंट पर होने के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। मजबूरी में पुष्कर ने एक मैसेज छोड़ा। जब विघ्नेश ने इत्तेफाक से अपना फोन उठाया तो पुष्कर की कई मिस कॉल देखकर दंग रह गया। उसने पलटकर फोन किया। अब पुष्कर ने फोन नहीं उठाया। फिर जैसे ही उसने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा अपना सिर पकड़ लिया और आशिका से बोला, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। तेरे भाई ने फिर कोई नया रायता फैला दिया है, मैं जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो निकल पड़ा। इधर गोदाम में वो नौकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस उनसे पूछा था कि वो अकेली काम कर रही है तो क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। उन्होंने गलत समझ लिया और आपसे शिकायत कर दी। विवान को उसकी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं था। उसने दहाड़ते हुए कहा, उसे मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तू सफेद झूठ बोल रहा है, अब बोल और बोलेगा झूठ। विवान ने अपनी बेल्ट निकाली और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। नौकर को लगा कि विवान का गुस्सा उसे जान से मार देगा तो उसने खुद को बचाने के लिए एक चाल चली। वो चिल्लाया, साहब मीरा मैडम नहीं मुझसे ऐसा करने को कहा था, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है साहब। उसने वहां खड़े मीरा के बाकी आदमियों को भी लपेटे में ले लिया। विवान की भवें तन गई। उसने रुककर पूछा, क्या मीरा भाभी ने कहा था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? नौकर ने हाफते हुए जवाब दिया, हाँ साहब हम सब उन्हीं के भेजे हुए आदमी हैं, हमें वही करना पड़ता है जो वो कहती हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी मैडम को जितना हो सके उतना टॉर्चर करो, इसलिए हमने ऐसा किया। हमें माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर विवान एक हिंसक जानवर में बदल गया। उसने गरजते हुए कहा, अगर उसने कहा तो क्या तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई थी? क्या अपनी घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही करोगे? अगर उसने कहा था तो क्या तुम्हारी अक्ल घास चढ़ने गई थी? क्या अपनी घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही करोगे? उसने उसे फिर से मारना शुरू किया। मारपीट में उस नौकर की शर्ट फट गई और विवान की नजर उसकी पीठ पर पड़े जख्म पर पड़ी जो अवनी ने चाकू से किया था। विवान ने जख्म को करीब से देखा, वो गहरा नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़की को तो ढंग से चाकू चलाना भी नहीं आता। अगर मैं होता तो अब तक इसकी अतलियां बाहर निकाल चुका होता। विवान ने अपना पैर उस नौकर के पेट पर रखकर दबाया। वो दर्द से चीख पड़ा, साहब साहब छोड़ दीजिए साहब, अब कभी मैडम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा साहब, प्लीज साहब। विवान ने वहां खड़े बाकी लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या इस विवान मल्होत्रा की पत्नी पर हाथ उठाने वाले को जिंदा छोड़ना चाहिए? सब डर के मारे बुत बने खड़े थे। विवान की आंखों में मौत का नंगा नाच देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कहे। सबने डर के मारे नाम से हिला दिया। विवान ने जोर से चिल्लाकर आवाज दी, शेर खान। खंभे जैसा एक लंबा चौड़ा आदमी दौड़ कर आया। विवान ने आंखों से इशारा किया। शेर खान समझ गया और बोला, ओके सर। उसने आधे बेहोश नौकर के पैर बांधे और उसे छत से उल्टा लटका दिया। उसके मुंह से खून टपक कर फर्श पर गिर लगा। तभी विवान ने आवाज लगाई, पुष्कर। पुष्कर जो बाहर खड़ाई से रोकने का रास्ता ढूंढ रहा था अंदर आया तो देखा कि खेल खत्म हो चुका है। उसने गुस्से में कहा, विवान तू पागल हो गया है क्या? इतनी भयानक सजा, अगर ये मर गया तो क्या करेगा? विवान ने पलटकर पूछा, पुष्कर तू चाहता है कि मैं उस आदमी को छोड़ दूं जिसने तेरी भाभी पर हाथ डाला? इससे पहले कि पुष्कर कुछ कहता विघ्नेश बदहवास होकर अंदर आया। उस अधमरे लटकते हुए इंसान को देखकर वो चिल्लाया, विवान फिर से अपनी दरंदगी शुरू कर दी, मर जाएगा वो। विवान ने एक ठंडी नजर उन पर डाली और बोला, मरता है तो मरने दो, इस वक्त मुझ पर खून सवार है, कोई मेरे बीच नहीं आएगा। उसने फिर से उस लटके हुए आदमी को मारना शुरू किया यहाँ तक कि वो पूरी तरह बेहोश हो गया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर वो चौंक गया। उसने सोचा, माँ ने फोन किया है, वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। उसने फोन उठाया और कहा, बोलिए माँ। राजेश्वरी जी ने सख्त आवाज में पूछा, मैं तुझसे लाड करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ, मेरी बहू तेरे साथ है क्या? विवान उलझन में पड़ गया। नहीं माँ, वो तो कब की निकल चुकी थी, अब तक तो ऑटो वाले ने घर छोड़ दिया होगा। राजेश्वरी जी ने चिल्लाकर कहा, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, ना कोई ऑटो आया ना वो आई। तू खुद को समझता क्या है? तू चाहता तो कार की कंपनी खड़ी कर सकता था और तेरी पत्नी ऑटो में धक्के खा रही है। तू जो भी कर रहा है विवान बहुत गलत है। अवनी के घर ना पहुंचने की खबर सुनकर विवान के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत फोन काटा और पुष्कर की तरफ देखा। पुष्कर, माँ कह रही है वो अभी तक घर नहीं पहुंची, हम यहाँ आए 2 घंटे हो गए, वो खा गई। मैंने तो उसे घर जाने को कहा था। विघ्नेश ने तंज कसते हुए कहा, तूने उसे जितना टॉर्चर किया वो कहीं दूर चली गई होगी। जब मेरा दम घुटने लगता है तेरे साथ तो उस बेचारी लड़की पर क्या गुजरी होगी? उसने सोचा होगा कि इस नरक से अच्छा है कहीं और चले जाना। अब खुश हो जा, वो तेरी जिंदगी से चली गई। अगले ही पल विवान का हाथ विघ्नेश की गर्दन पर था। उसने उसका गला खींचते हुए उसे झकझोरा, अपनी जुबान बंद रख, तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने की मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी? इतनी हिम्मत है उसमें? पुष्कर ने बड़ी मुश्किल से विवान का हाथ विघ्नेश के गले से छुड़ाया। उसी समय अवनी एक कार की डिक्की में बेहोश पड़ी थी। वो कार बिजली की रफ्तार से भाग रही थी और उसके अंदर गुंडों का एक गिरोह जश्न मना रहा था। विवान मल्होत्रा के महल जैसे घर के पास ही शहर के एक दबंग विधायक का भी बंगला था। उसी विधायक से मिलने के लिए गुंडों की एक टोली अपनी कार से वहां से गुजर रही थी। अचानक सड़क किनारे बेसुध पड़ी अवनी पर उनकी नजर पड़ गई। उनमें से एक गुंडा चलाया, ओए देखो सड़क किनारे एक लड़की पड़ी है। गुंडों के लीडर ने एक तिरछी नजर अवनी पर डाली और आदेश दिया, देर मत करो, उठाओ इसे और डिक्की में डालो। गुंडों ने फुर्ती से अवनी को उठाकर कार की डिक्की में फेंक दिया और आगे बढ़े। इधर राजेश्वरी जी ने विवान को फोन करके बताया कि अवनी अभी तक घर नहीं लौटी है। विवान बुरी तरह घबरा गया। जब विघ्नेश ने ताना मारा कि विवान के जुल्मों से तंग आकर अवनी कहीं भाग गई होगी तो विवान ने आपा होकर विघ्नेश का गला पकड़ लिया। पुष्कर ने बीच बचाव करते हुए चिल्लाकर कहा, विवान पागल मत बनो, विघ्नेश से लड़ने के बजाय ये सोच कि अवनी कहां हो सकती है, पहले उसका गला छोड़। पुष्कर की डांट सुनकर विवान का दिमाग ठिकाने आया। उसने विघ्नेश को छोड़ा। पुष्कर ने अपनी बात जारी रखी, हमें पता नहीं कि वो खुद गई है या किसी ने उसका अपहरण कर लिया है या शायद वो कहीं अकेले बैठकर रो रही है। विवान ने एक पल के लिए आंखें बंद की और खुद को शांत किया। उसने तुरंत अपने फोन पर ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक करने शुरू किए। फुटेज में उसने देखा कि उसके जाने के बाद अवनी काफी देर तक वहीं बैठकर रोती रही। फिर उसने अपनी आंखें पूछी और कपड़े ठीक करके बाहर की ओर चल दी। ऑफिस से निकलते समय शिफ्ट बदल रही थी इसलिए वहां काफी भीड़ थी। विवान ने देखा कि सीढ़ियों से उतरते वक्त कुछ लोग अवनी को देखकर कुछ बोल रहे थे और अवनी की आंखें भर आई थी। विवान समझ गया कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर उसका खून खौल उठा, पर उसे ये पता नहीं था कि ये अवनी के साथ रोज होने वाली बात थी। फुटेज में आगे देखा कि मेन गेट पर वॉचमैन आने जाने वालों से बात करने में व्यस्त था और अवनी ख्यालों में डूबी हुई बिना किसी ऑटो का इंतजार किए सड़क पर पैदल ही चलती। सीसीटीवी का नजारा वही खत्म हो गया। विवान का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा। तभी विघ्नेश ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, देख लिया ना, जो मैंने कहा वही हुआ।
अवनी रोज की तरह ऑटो में नहीं गई, यही इस बात का सबूत है कि वो तुझे छोड़ना चाहती थी। अब उसे चैन से जीने दे। तेरे इस राक्षस वाले रूप को झेलने के लिए हम सब काफी हैं। ऊपर से तूने इस बेचारे नौकर को भी उल्टा लटका दिया है। विघ्नेश ने झूलते हुए नौकर के पेट पर एक मुक्का और चढ़ दिया, जिससे उसके मुंह से बचा खुचा खून भी बाहर आ गया। पुष्कर ने उसे टोका, ओए उसकी जान वैसे ही अटक रही है, तू क्यों उसे और छेड़ रहा है? विघ्नेश उबल पड़ा, इस नीच ने हमारी बहन पर हाथ डालने की कोशिश की है पुष्कर, इसे कैसे छोड़ दूं? विवान जो अब तक कुछ सोच रहा था जलाकर बोला, विघ्नेश तू खुद को डिटेक्टिव कहता है ना, तो खेल बंद कर और ये सोच कि वो कहां हो सकती है। तुम दोनों को जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। विघ्नेश ने पलट कर जवाब दिया, हाँ भाई सारी जिम्मेदारी तो तूने ही ठेके पर ले रखी है। शुक्र है उसे तुझसे आजादी मिल गई, अब वो जहां भी होगी खुश रहेगी। विवान उसे मारने के लिए झपटा, पर पुष्कर ने रोक लिया। पुष्कर ने गंभीरता से कहा, विघ्नेश अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो ठीक है, पर अगर किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो? विवान ने बीच में टोकते हुए कहा, उस लड़की को किडनैप करके कोई क्या करेगा? दुनिया को तो ये भी नहीं पता कि वो मेरी पत्नी है। ये सुनकर विघ्नेश का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, अच्छा तो वो सिर्फ एक लड़की है ना, तो फिर छोड़ दे उसे और जा अपना काम कर, चल पुष्कर यहाँ से। विघ्नेश और पुष्कर सीधे विवान के घर पहुंचे। उनके पीछे पीछे विवान की कार भी अंदर आई। अंदर घुसते ही राजेश्वरी जी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, विघ्नेश बेटा क्या अवनी मिल गई, तुम उसे साथ लाए हो? विघ्नेश ने कड़वाहट के साथ कहा, माँ जी जब आपका बेटा उस पर जुल्म कर रहा था तब तो आप चुप थी, अब पूछ रही हैं कि वो कहाँ है? वो इस घर के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहेगी तो सुरक्षित और खुश रहेगी। आपने अपने बेटे को हद से ज्यादा लाड प्यार देकर बिगाड़ दिया है। अगर मैं पुलिस में होता तो सबसे पहले इसे जेल में डालता। राजेश्वरी जी के पास कोई जवाब नहीं, उनकी आंखें भर गईं। विघ्नेश ने विवान की तरफ देखते हुए कड़े लहजे में कहा, अब अगर वो मुझे मिली तो मैं उसे इस नर्क में वापस नहीं लाऊंगा, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। लोग हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ज़मीर जानता है कि वो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। विघ्नेश ने अपनी गाड़ी नहीं उठाई, वो पैदल ही सड़क के दोनों किनारों को गौर से देखते हुए चलने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क किनारे कांच की चूड़ियों के कुछ टुकड़े पड़े मिले। विवान भी उसके पीछे पीछे आ गया। विघ्नेश के हाथ में चूड़ियों के टुकड़े देखकर विवान ने उन्हें छीन लिया। वो अवनी की ही चूड़ियां थी। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। दूसरी तरफ विधायक के घर के बाहर कार में कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे थे। ड्राइवर ने पूछा, अबे इस काली लड़की को क्यों उठा लाया? तुम लोगों की पसंद इतनी घटिया कब से हो गई? तभी एक गुंडा गंदी हंसी के साथ बोला, अबे काली हो या गोरी क्या फर्क पड़ता है, अभी साथ से मिल लेते हैं, फिर पास वाले गेस्ट हाउस में चलकर उतर बोलेंगे। आज रात तो यही हमारी दावत का इंतजाम करेगी। दूसरे गुंडे ने पूछा, पर ये सड़क पर ऐसे बेहोश क्यों पड़ी थी? तब पहले वाला बोला, अरे किसी बंगले में बर्तन मांजने वाली होगी, काम करके लौट रही होगी और धूप से चक्कर खाकर गिर गई होगी। ये रईसों का इलाका है, कोई सड़क पर पड़ी लड़की को घास नहीं डालता। शुक्र मनाओ हमारी नजर पड़ गई, अब ये हमारा मनोरंजन करेगी। कुछ देर बाद कार विधायक के गेट के अंदर दाखिल हो गई। इधर हॉस्पिटल में आशिका ने अपने मरीजों को देख लिया था। उसने अपना फोन उठाया और सोचा, पता नहीं क्या हुआ, वो पागल विघ्नेश ऐसे भागकर क्यों गया? चलो मैं खुद ही कॉल करती हूँ। उसने विघ्नेश को फोन किया पर उसने नहीं उठाया। तभी शिवानी अंदर आई और बोली, मैम आप परेशान लग रही हैं, आपकी भाभी ने आपके लिए खाना भेजा है, नॉनवेज की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। आशिका ने बेमन से कहा, मैंने मना तो किया था पर वो मानती ही नहीं, बहुत नेक दिल है वो, तुम्हारे लिए भी भेजा होगा, चलो खाते हैं। आशिका की नजरें बार बार फोन पर ही थी। शिवानी ने पूछा, क्या बात है मैम, बार बार फोन क्यों देख रही हैं? आशिका बोली, विघ्नेश फोन नहीं उठाया, सुबह तो हॉस्पिटल आकर इतना चिल्ला रहा था और अब मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। शिवानी और आशिका के बीच अच्छी दोस्ती थी, इसलिए वो अक्सर घर की बातें साझा करती थी। जब आशिका ने बार बार कॉल किया तो विघ्नेश ने चिढ़कर फोन उठाया और चिल्लाया, एक बार में फोन नहीं उठाया तो समझ नहीं आता कि बिजी हूँ। आशिका ने भी पलट कर जवाब दिया, यही बात मैंने सुबह कही थी, अब चुपचाप बता क्या हुआ? विवान भाई ने क्या किया? पुष्कर भाई ने तुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? विघ्नेश ने कहा, तेरा भाई कांड ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, वो बेचारी कहाँ है किसी को नहीं पता। घर से कुछ दूर उसकी चूड़ियां टूटी हुई मिली, समझ नहीं आ रहा कि वो खुद गिर गई या किसी ने उठा लिया। समझ नहीं आता तेरे भाई का दिमाग किस मिट्टी का बना है, सबका खून पीकर मानेगा। आशिका ने घबरा कर कहा, पागल है क्या, ठीक से बता, भाभी घर पर ही होंगी, मुझे उन्होंने अभी लंच भेजा है। विघ्नेश ने झल्ला कर कहा, अरे वो सारा खाना बनाकर ही ऑफिस गई थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता, तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। अवनी तेरे भाई की पत्नी हो ना हो पर मेरी बहन है। विघ्नेश ने विवान की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा और फोन काट दिया। विवान मूर्ति बना खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगला कदम क्या उठाए। जिस जगह से अवनी गायब हुई थी वहां उसकी टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े देखकर विवान मल्होत्रा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और पुलिस कमिश्नर को फोन घुमाया। उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। दूसरी ओर पुणे के एक घर में एक छोटा लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था। लड़का गुस्से में बोला, मम्मा आप सच में बहुत बुरी हो, अगर मैंने ये होमवर्क नहीं किया तो मेरी मिस मुझे कितना डांटेंगी, आपको अंदाजा भी नहीं है, आप मेरी इतनी सी मदद क्यों नहीं कर रही हो? उसकी मां डॉक्टर सीता ने शांत लहजे में जवाब दिया, आर्यन तुम अब चौथी क्लास में आ गए हो, अपना काम खुद करना सीखो, मैं तुम्हारी एक्टिविटी में कोई मदद नहीं करूंगी, खुद बनाओ। आर्यन चिढ़कर बोला, हद है मम्मा, आप खुद को डॉक्टर कहती हो और आपसे एक हार्ट का फोटो तक नहीं बनाया जा रहा, आप हार्ट ऑपरेशन करोगी? सीता अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे बुद्धू मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो हार्ट का ऑपरेशन करूँ, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, दिमाग की डॉक्टर, अगर दिमाग का फोटो बनाना है तो बोलो अभी बना देती हूँ। आर्यन ने झुंझलाकर जोर से चिल्लाया, मम्मा। शोर सुनकर बाहर से एक बुजुर्ग व्यक्ति दौड़कर अंदर आए। उन्होंने पूछा, अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है, घर में एक मरीज लेटा है, क्या तुम दोनों को जरा भी ख्याल नहीं है? आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया, अरे दादाजी हमारे चिल्लाने से उस मरीज को क्या सुनाई देने वाला है, छोड़िए ना। सीता एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, उसका पति शिवसेना में था और देश के लिए शहीद हो चुका था। आर्यन उनका इकलौता बेटा था। शिवा के जाने के बाद आर्यन के लिए सीता ही सब कुछ थी। सीता ने आर्यन को डांटते हुए कहा, आर्यन कितनी बार समझाया है कि मरीज का मजाक नहीं उड़ाते, क्या तुम्हें तमीज नहीं है? कोई तकलीफ में हो तो ऐसे पेश आते हैं, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, 10 साल के होने वाले हो। आर्यन का मुंह उतर गया, वो रुआंसा होकर बोला, मम्मा आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप हर वक्त डांटती रहती हो, दादाजी देखो ना मम्मा को। वो अपने दादाजी विनायक जी की गोद में जा दुबका। विनायक जी ने उसे सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा मम्मा सही कह रही हैं, जो बीमार है उसे गलत नहीं बोलते। आर्यन ने सफाई दी, मैंने क्या गलत बोला, मैंने तो बस यही बोला कि उसे सुनाई नहीं देगा, वो तो बस सोता ही रहता है, जब से मैं पहली क्लास में था तब से देख रहा हूँ, ये कुंभकर्ण जागता ही नहीं। सीता ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, आर्यन जल्दी तैयार हो, शाम के स्कूल छोड़कर मुझे हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर वो तेजी से किचन में चली गई। विनायक जी अपनी बहू को समझाने किचन में गए। सीता बुदबुदाते हुए खाना बना रही थी। विनायक ने पूछा, सीता बेटा इतना गुस्सा क्यों? वो बच्चा है। सीता ने दुबली आवाज में कहा, पापा बच्चा है तो क्या, उसे तमीज नहीं सिखाएंगे?
मुझे उसका ये बताओ अच्छा नहीं लगता। वो मरीज पिछले 3 साल से कोमा में है। मैंने हर मुमकिन इलाज कर लिया पर कोई सुधार नहीं हो रहा। विनायक ने हौसला बांधते हुए कहा, सबका अपना समय होता है बेटा। ऊपर वाली ने हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह रखी होगी। इधर आर्यन दबे पांव उस कमरे में गया जहां मरीज लेटा था। आर्यन ने उस शख्स से कहा, हेलो मिस्टर बिग बॉय, इस घर की सारी मुसीबत की जड़ आप हो। जब से आप आए हो मम्मा मुझे डांटने लगी हैं। आप बस सोए रहते हो। मैंने तो बस ये देखने के लिए चिकोटी काटी थी कि आप जागते हो या नहीं, पर मम्मा ने मुझे मार दिया। पता है उन्होंने पहली बार मुझे हाथ लगाया आपकी वजह से। आर्यन ने गुस्से में आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं आपके कमरे में नहीं आऊंगा, पर अभी इसलिए आया हूँ कि आप जल्दी जागो और अपने घर जाओ। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। इतना कहकर वो वहां से भाग गया। वो सीधे अपने कमरे में गया और मेज पर रखी एक तस्वीर उठाई। उसमें एक फौजी अफसर सैल्यूट कर रहा था। आर्यन ने फोटो से कहा, देखो डैडी, आपकी वाइफ ने आज मुझे फिर डांटा। आप ही उन्हें समझाओ ना। उसी वक्त सीता किचन से बाहर आई और अपने पति शिवा की तस्वीर पर माला चढ़ाकर मन ही मन कहने लगी, शिवा मेरी कोशिश कब रंग लाएगी। मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है। हॉस्पिटल के नियमों की वजह से मैं उसे वहां नहीं रख सकती, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी की जान जाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे घर ले आई। पर अब डर लग रहा है कि कहीं चीफ डॉक्टर की बात सच ना हो जाए और मैं इसे कभी ठीक ना कर पाऊं। प्लीज शिवा मदद करो। सीता ने अपने आंसू पूछे और आर्यन के पास गई। आर्यन अपने पिता की फोटो सीने से लगाए खड़ा था। सीता ने उसके पास बैठकर कहा, सॉरी बेटा, हमें किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आर्यन अपनी बात पर अड़ा रहा। पर मम्मा उसे सुनाई नहीं देता, मैंने वही कहा, इसमें क्या गलत है। सीता ने प्यार से समझाया, बेटा तुमने उसकी लाचारी का मजाक उड़ाया है। अगर मैं कहूँ कि तुम कभी ड्राइंग नहीं बना पाओगे तो बुरा लगेगा ना। वैसे उसे भी बुरा लग सकता है, उसे सब सुनाई देता है, बस जवाब देने में थोड़ा समय लगेगा। सीता ने उसे प्यार किया और तैयार करके दादाजी के साथ स्कूल भेज दिया। जाने से पहले उसने मरीज का चेकअप किया। सब कुछ सामान्य देखकर वो हॉस्पिटल चली गई। इधर विवान मल्होत्रा ने कमिश्नर से उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली थी। वो एक एक फ्रेम को ध्यान से देख रहा था। पहली फुटेज में उसने देखा कि अपनी थकी हारी और टूटी हुई हालत में पैदल चल रही थी। ये देखकर विवान का दिल बैठ गया और वो बाहर से पत्थर बना रहा। विघ्नेश ने ताना मारा, अब इसे देखकर तो तेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा, है ना। एक मासूम लड़की को अपने इस शैतानी जाल में फंसाकर उस भगवान को भी शर्म आ रही होगी। अगली फुटेज में विवान ने देखा कि अपने घर के करीब पहुंचते पहुंचते लड़खड़ाई और बेहोश होकर सड़क किनारे पत्थर पर गिर गई। उसी पत्थर से टकराकर उसकी चूड़ियां टूट गई थी। तीनों ने देखा कि अपनी उस चिलचिलाती धूप में घंटों सड़क किनारे अनाथों की तरह पड़ी रही। 2 घंटे बाद एक कार वहां आकर रुकी। कार से 2 अजनबी उतरे। उन्होंने बेहोश अग्नि को उठाया और डिक्की में डालकर वहां से चले गए। विवान ने तुरंत कार का नंबर नोट किया और कमिश्नर को फोन करके चिल्लाया, अगले 5 मिनट में मुझे इस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। विवान की आंखों में आंसू थे, जिसे पुष्कर ने देख लिया और विघ्नेश को इशारा किया। विघ्नेश चुप हो गया और दिल ही दिल में अग्नि की सलामती की दुआ मांगने लगा। विघ्नेश ने पूछा, विवान तुम्हारी शादी की बात किसी को नहीं पता, फिर उसे किडनैप किसने किया होगा। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे घर में एक डायन बैठी है, शायद ये उसी का काम हो, क्योंकि उसने ही घर के ज्यादातर गुंडों को काम पर रखा है। अगर अपनी को कुछ हुआ तो मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। विघ्नेश का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था और वो बोला, वे लोग पक्के गुंडे लग रहे थे, तू तो उसे रोज मारता था, वो एक ही दिन में उसे खत्म कर देंगे, शायद तभी उसे तुझसे आजादी मिलेगी। चलो घर चलते हैं। विवान ने गरज कर कहा, मैं उसे लिए बिना घर नहीं आऊंगा। तभी विवान के फोन पर कमिश्नर का मैसेज आया। जैसे ही उसने कार के मालिक का नाम पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। पुलिस कमिश्नर ने विवान मल्होत्रा को उस कार के मालिक का डिटेल भेजा जिससे अवनी का अपहरण हुआ था। उसे देखते ही विवान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके बगल में बैठे विघ्नेश ने भी जब वह मैसेज पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। वो कार उसी इलाके के बाहुबली विधायक की थी। विघ्नेश ने हैरानी से पूछा, वो विधायक तो नंबर 1 का नीच आदमी है, उसे अवनी से क्या काम हो सकता है। पुष्कर ने बेचैनी से कहा, शायद उसे लगा हो कि लड़की अकेली है और बेसहारा है, इसलिए उसके गुंडे उसे उठा ले गए हों। हमें बिना देर किए वहां पहुंचना चाहिए, चलो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां क्या होने वाला है। अगले ही पल उनकी कार विधायक के बंगले की ओर जाने लगी। उधर विधायक के घर के अंदर गुंडों की वो कार खड़ी हुई। कार से उतरते ही गुंडों का लीडर अपने आदमियों को बोला, ओए सुनो, ये विधायक हमसे भी बड़ा याश है। अगर इसे पता चल गया कि डिक्की में माल पड़ा है तो ये उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए डिक्की के पीस को तब तक छुपाए रखना जब तक हम यहाँ से निकल ना जाएं। वे गार्डन में बैठे विधायक के पास पहुंचे। उस लीडर का नाम कुमार था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी। विधायक ने कुर्सी पर पसरते हुए पूछा, आ गए कुमार, बहुत देर लगा दी। कुमार ने सिर खुजलाते हुए बहाना बनाया, जी साहब थोड़ा काम में फंस गया था, बताइए और कोई सेवा। विधायक ने आदेश दिया, सुन हमारे पुराने ठिकाने पर नया माल आया है, जाकर लिया। वहां पहुंचने में तुझे 3 घंटे लगेंगे, हो सके तो माल को वहीं फार्म हाउस पर छोड़ देना, नहीं तो सुबह ले आना। कुमार ने सिर हिलाया और अपने साथियों के साथ वापस कार की ओर चल दिया। उसने फुसफुसाकर अपने साथियों से कहा, साहब ने काम दे दिया है, 3 घंटे लगेंगे, क्या तब तक उस काली लड़की को डिक्की में ही रहने दे। खैर जो भी हो, वो हमारे काम ही आई। चलो पहले साहब का काम निपटाते हैं, फिर इससे निपटेंगे। जैसे ही उनकी कार गेट से बाहर निकली, ठीक उसी पर विवान की कार अंदर दाखिल हुई। विवान कार से उतरते ही सीधा विधायक की तरफ झपटा और आओ देखा ना ताओ उसके सीने पर एक जोरदार लात दे मारी। विधायक अपनी कुर्सी समेत पीछे जा गिरा। विवान ने अपना जूता विधायक के सीने पर रखा और गरजते हुए बोला, कहाँ है मेरी पत्नी, कहाँ छुपाया उसे। मैंने पहले ही कहा था कि इस इलाके में अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर हाथ डालने की। वो विधायक के सीने को अपने जूतों से कुचलने लगा। विधायक की कमीज पर विवान के जूतों के निशान छप गए। विधायक के अंगरक्षक और चेले चपाटे उसे बचाने दौड़े, पर विवान ने एक उंगली उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। वो बोला, कदम आगे बढ़ाया तो सबको यही ढील कर दूंगा। अपने पार्टी अध्यक्ष से पूछ लेना कि विवान मल्होत्रा कौन है। वो गुंडा होगा पर मैं हैवान हूँ, सबकी गर्दन काट के फेंक दूंगा। विधायक बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पुष्कर और विघ्नेश भागते हुए अंदर आए। विघ्नेश ने विवान को पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, विवान रुक जा, पहले वो सिर्फ गुंडा था, अब विधायक है, इस पर हाथ उठाया तो सीधी जेल जाएगा। लेकिन विवान के सिर पर खून सवार था। वो चिल्लाया, मुझे मेरी पत्नी चाहिए, यहीं उसे उठाकर लाया है, इसे कहो सच उगले वरना इस बंगले का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी सायरन बजती हुई पुलिस की गाड़ी अंदर आई। कमिश्नर भागते हुए अंदर आए और विवान को शांत करने लगे। विवान ये क्या पागलपन है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लूंगा। बिना सबूत किसी विधायक पर हमला करोगे तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। विवान ने विघ्नेश को झटके से पीछे धकेला और विधायक को फिर 2-3 लातें रसीद दी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कह रहा हो, बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। कमिश्नर भी ये देखकर दंग रह गए। विधायक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, विवान भगवान कसम मुझे कुछ नहीं पता, मेरी पार्टी में पहले ही मेरी कुर्सी छीनने की बात चल रही है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। अगर आप मुझ तक पहुंचे हैं तो जरूर मेरे आदमियों ने कुछ किया होगा, मुझे फुटेज दिखाइए, मैं सच बताता हूँ। विवान ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। उसे देखते ही विधायक ने अपना सिर पीट लिया। वो बोला, ये सब उन कमबख्तों का काम, उनकी वजह से मुझे मार खानी पड़ी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वो अभी यहाँ से निकले, अगर तुम उनका पीछा करो तो उन्हें पकड़ सकते हो। विवान ने विधायक की ओर उंगली तानकर चेतावनी दी, वो मेरी पत्नी है, अगर उसे एक खरोंच भी आई तो जो होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकला। कमिश्नर ने विघ्नेश से कहा, विघ्नेश अपने दोस्त को समझाओ, अगर विधायक केस कर दे तो मुश्किल हो जाएगी।
विघ्नेश ने विधायक की ओर घूरकर देखा। विधायक ने खुद ही हाथ जोड़ लिए। मैं कोई केस नहीं करूंगा, गलती मेरे आदमियों की है, बस मेरा नाम बीच में मत लाइएगा, उन्हें आप जो चाहें सजा दें। विवान की लातों का असर काम कर गया था। विवान अपनी कार में गुंडों का पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दुआ की, हे भगवान, मैंने बहुत गलतियां की, उसे बहुत चोट पहुंचाई, पर आज समझ आ रहा है कि मैं खुद को धोखा दे रहा था। मुझे अपनी चाहिए, प्लीज प्लीज मुझे उस तक पहुंचा दो। उसके गालों पर एक आंसू लुढ़क गया। वहीं पुणे में सीता अपने अस्पताल पहुंच रही थी। उसकी सहेली कृपा भी वहीं थी। कृपा ने पूछा, क्या हुआ सीता, आर्यन स्कूल चला गया? सीता बोली, अरे आज फिर बहस हो गई, अब वो अपने पापा की फोटो के सामने मेरी शिकायतें कर रहा है। कृपा ने सीता को समझाते हुए कहा, बच्चा सही तो कह रहा है, उसे समझ नहीं आता कि मरीज यहाँ क्यों है। मैंने कितनी बार कहा है कि इसे किसी केयर सेंटर में डाल दे, पर तू मानती ही नहीं। सीता ने उसे घूरकर देखा। मैं किसी की जान ऐसे ही नहीं जाने दे सकती कृपा, मुझे लगता है कि बस 1 महीने में उसे होश आ जाएगा। कृपा ने टोकते हुए कहा, पर डॉक्टर्स ने तो उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था ना। सीता ने पलटकर जवाब दिया, मैंने 1000 बार कहा है कि उसका दिमाग काम कर रहा है, वो कोमा में है और शायद वो खुद ही बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता कि हम कौन है। उसे बस थोड़े समय की जरूरत है। कृपा ने फिर सवाल किया, पर तू एक अनजान शख्स पर अपनी जमा पूंजी क्यों लुटा रही है? तेरे पास पति की पेंशन और अपनी सैलरी है, जिससे तुझे ससुर जी और आर्यन का भविष्य देखना चाहिए। सीता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बस उस शख्स को बचाना चाहती थी जो पिछले 3 साल से मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। वहीं मुंबई हाईवे पर डिक्की में बंद अवनी के बारे में एक गुंडा बोला, भाई इस काली लड़की को देखकर तो मेरा मन डूब रहा है, कहीं रुकते हैं और अपना काम तमाम करते हैं। दूसरा गुंडा बोला, मुझे भी यही लगता है, अगर कहीं चेकिंग में पड़ गए तो किडनैपिंग केस बनेगा, और अगर विधायक साहब को पता चल गया तो वो हमें जिंदा गाड़ देंगे, क्यों ना यहीं झाड़ियों में से खत्म कर दे। सरदार कुमार ने कुछ देर सोचा और फिर गंदी मुस्कान के साथ कहा, सही कहते हैं, पहले गाड़ी रोको, एक एक पेट मारते हैं और फिर इसे किसी झाड़ी में ले जाकर अपना मनोरंजन करेंगे और वहीं छोड़ देंगे। मुंबई हाईवे पर अवनी गुंडों की कार में बंद थी और गुंडे जल्द से जल्द अवनी का फायदा उठा लेना चाहते थे। दूसरी ओर अवनी की कार बिजली की रफ्तार से उसी दिशा में दौड़ रही थी जहां पे गुंडे गए थे। कार की रफ्तार से कहीं तेज उसका मन अवनी को ढूंढने के लिए छटपटा रहा था। एक एक पल उसके लिए भारी पड़ रहा था। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे कि कहीं उन नीच लोगों ने उसकी अवनी के साथ कुछ गलत न कर दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनसान हाईवे पर उन्हें कहां ढूंढे। तभी विघ्नेश का एक मैसेज उसके फोन पर चमका। विघ्नेश ने उस गुंडों में से एक का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर लिया था। विवान ने बिना वक्त गवाए उस लोकेशन का पीछा किया। जब वो उनकी गाड़ी के करीब पहुंचा तब तक वे दरिंदे अवनी को कार की डिक्की से निकालकर सड़क किनारे झाड़ियों के पीछे ले जा चुके थे। अवनी अब भी बेहोश थी। उन्होंने उसे जमीन पर लिटाया और पास ही बैठकर शराब पीने लगी। एक दौर खत्म होते ही कुमार नशे में धुत होकर बोला, भाई मैं तुम सबका लीडर हूं, इसलिए पहला हक मेरा है, उसके बाद तुम सब अपना हाथ साफ करो, ठीक है? बेहोशी की हालत में भी अवनी की अंतरात्मा उसे खतरे का संकेत दे रही थी, पर वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। तभी विवान की कार गुंडों की गाड़ी के पास आकर रुकी। वो झटके से नीचे उतरा और झाड़ियों की तरफ भागा जहां से गंदी बातें सुनाई दे रही थी। कुमार बड़े घटिया अंदाज में अवनी के हुस्न का बखान कर रहा था। माल तो एकदम कड़क है भाई, समझ नहीं आता इसके पति इसे घर में रखकर चैन से कैसे सोता होगा। अगले ही पल उस नीच की बात पूरी होने से पहले ही एक गोली उसकी गर्दन के आर पार हो गई। बाकी गुंडे हड़बड़ाकर पीछे मुड़े। वहां विवान मल्होत्रा हाथ में पिस्तौल लिए साक्षात काल बनकर खड़ा था। एक गुंडा अपने साथी का नाम लेकर चिल्लाया, ओए कौन है तू? सत्या हथियार निकाल, इसने हमारे लीडर को मार दिया, इसे छोड़ना नहीं है। वो गुंडा अभी अपनी बात पूरी भी ना कर पाया था कि विवान ने एक गोली सीधे उसके सीने में उतार दी। वो बिना आवाज किए वहीं ढेर हो गया। वहां मौजूद बाकी गुंडे समझ पाते कि क्या हो रहा है। विवान 2 गुंडों को मौत की नींद सुला चुका था। अब वहां सन्नाटा पसर गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिस्तौल थामे उस हैवान का सामना कर सके। जब कुछ गुंडों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की तो विवान की आवाज गूंजी, अगर यहाँ से एक कदम भी हिला तो उसकी जान ले लूंगा। विवान की उस भयानक दहाड़ ने सबको पत्थर बना दिया। विवान धीरे से अवनी के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे को चूमा। उसे चूमते ही जैसे विवान की अटकी हुई जान वापस आई। वो कांप गया ये सोचकर कि वो किस भयानक घटना से बाल बाल बची है। उसने अवनी को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और पहली बार अपनी कार की अगली सीट पर लेटाया। नींद में भी जैसे अवनी को सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने कसकर विवान की कमीज पकड़ ली। विवान ने धीरे से उसका हाथ हटाया और बुदबुदाया, बस 2 मिनट रुक जाओ जान, इन्हें इनके ठिकाने पर पहुंचा कर। विवान वापस उन गुंडों की तरफ बढ़ा। वे अब भी डर के मारे वहीं जमे खड़े थे। विवान ने गरजते हुए पूछा, तुम्हें पता भी है तुमने किसकी पत्नी पर हाथ डालने की कोशिश की? विवान मल्होत्रा की पत्नी को छूने की हिम्मत! एक गुंडा हाथ जोड़कर गिड़ रहा है। साहब हमें नहीं पता था कि यह आपकी पत्नी है, हमें माफ कर दीजिए, हमारी छोटी उंगली ने भी उन्हें नहीं छुआ, उससे पहले आप हीरो की तरह आ गए। विवान ने उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, बिना छुए उसे गाड़ी से यहाँ तक कैसे लाए? इसी हाथ ने उठाया था ना मेरी बीवी को। विवान ने उसका हाथ पीछे की तरफ ऐसा मोड़ा कि हड्डी टूटने की जोरदार आवाज आई। वो गुंडा दर्द से चीख पड़ा। विवान ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी और कहा, अब तू जिंदगी भर किसी औरत की तरफ आंख उठाकर देखने लायक नहीं रहेगा। उसकी चीखें सुनकर बाकी गुंडों की रूह कांप गई। वे भूल गए कि वे खुद भी अपराधी हैं। विवान का खौफ ही ऐसा था। तुम सबकी शादियां हो चुकी है ना, अपनी बीवियों के पास जाने के बजाय सड़क पर जो भी लड़की अकेली दिखे उसे उठा लोगे? क्या भूल गए कि तुम्हारे घर में भी मां बहनें हैं? विवान उन्हें फटकार रहा था और वे सिर झुकाए खड़े थे। तभी विघ्नेश और पुष्कर भी वहां पहुंच गए। विघ्नेश भागकर विवान की कार के पास गया और अवनी को देखा। वो चैन से सो रही थी। विघ्नेश नहीं चाहता था कि अवनी ये सब खूनी मंजर देखे, इसलिए वो वापस गुंडों के पास आया और एक गुंडे के सीने पर जोरदार लात मारी। तभी एक गुंडा दूसरे के कान में फुसफुसाया, अरे इस काली लड़की की किस्मत तो देखो, जो भी आ रहा है नहीं कूद रहा है। सड़क पर पड़ी को देखकर चुपचाप निकल जाते तो अच्छा था, इस काली के चक्कर में जान फंस गई। ये बात विवान के कान में पड़ गई। उसने पिस्तौल उस गुंडे के मुंह के अंदर ठूस दी और गुस्से में पूछा, इसे क्या बोल रहा है तू? सुधरेगा नहीं, अभी बताता हूं मैं तुझे। विवान ने एक गंदी गाली दी और उसके मुंह के अंदर ही गोली चलाई। वो शख्स वहीं ढेर हो गया। पुष्कर ये सब दूर खड़ा चुपचाप देख रहा। वो जानता था कि जब विवान हैवान बनता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। विवान ने विघ्नेश की तरफ देखा और कहा, विघ्नेश कमिश्नर को बोल देना कि मैंने 5 गंदगी साफ कर दी। विघ्नेश ने उसे घूर कर देखा और कहा, विवान इन लोगों ने तेरी बीवी के बारे में गलत बोला तो तूने इन्हें गोलियों से भून दिया। अगर हिसाब बराबर करना हो तो तुझे दिन में 20 बार गोलियां मारनी चाहिए। भूल गया तूने उस लड़की को अब तक क्या क्या कहा है? विवान ने अकड़कर जवाब दिया, मैं जो कहता हूं वो मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बात है। ये बाहर वाले कौन होते हैं उसके बारे में बोलने वाले? विघ्नेश ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर विवान मल्होत्रा, जिस पल आपने दोपहर में मुझसे बदतमीजी की थी उसी पल हमारे बीच सब खत्म हो गया था। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन को बचाने आया था, आपसे दोस्ती निभाने नहीं। अब से आप कमिश्नर से खुद बात करेंगे। मेरे और आपके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर विघ्नेश अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने सोचा कि वो अवनी को अपने साथ ले जाए, पर जैसे ही वो विवान की कार के पास पहुंचा विवान ने कार लॉक कर दी। विघ्नेश ने पुष्कर से कहा, पुष्कर मैं अपनी बहन को अपने घर ले जा रहा हूँ। इस हैवान के साथ कोई इंसान नहीं रह सकता।
जब तलाक के कागज आए तो इसे दस्तखत करने बोल देना। ये सुनकर विवान ने विघ्नेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और बोला, मैं अपनी गलती मानकर चुप हूँ, तो तू सच चल रहा है? वो मेरी पत्नी है और मामा जी ने उसकी जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं उसे तेरे साथ नहीं भेज सकता। मैं इसे सीधा हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। विवान अपनी कार में बैठा और उसे सीधा अपनी बहन के हॉस्पिटल की ओर ले गया। हॉस्पिटल पहुंचकर विवान ने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और सीधा आशिका के कैबिन में घुस गया। वहाँ पहले से 2 मरीज बैठी थी। विवान ने बड़े शांत पर सख्त लहजे में उनसे कहा, क्या आप लोग प्लीज बाहर इंतजार करेंगे, ये इमरजेंसी है। मरीज विवान की हालत और अवनी को देखकर समझ गए और बाहर चले गए। विवान ने आशिका की तरफ देखा जो उसे गुस्से में घूर रही थी। विवान ने झुंझलाकर कहा, देख क्या रही है इसे चक्कर, पता नहीं इसे होश क्यों नहीं आ रहा, बाकी बातें बाद में करेंगे। पुष्कर और विघ्नेश भी पीछे पीछे अंदर आ गए। आशिका अभी भी मूर्ति बनी विवान को देख रही थी। विवान मल्होत्रा ने उन गुंडों को धूल चटा दी थी जिन्होंने अवनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अब अवनी को बचाकर सीधा अपनी बहन आशिका के पास हॉस्पिटल लेकर आया और उससे तुरंत इलाज शुरू करने को कहा, लेकिन आशिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे नफरत भरी नजरों से घूरने लगी। विवान के पीछे पीछे विघ्नेश और पुष्कर भी कैबिन में दाखिल हुए। वहाँ के तनाव को समझते हुए विघ्नेश ने बात संभालने की कोशिश की और कहा, आशिका जिद मत कर, अभी ये मत देख कि वो किसकी पत्नी है, बस ये देख कि वो एक मरीज है, पहले उसका इलाज कर, बाकी बातें बाद में करेंगे। आशिका ने विघ्नेश की बात का जवाब एक जोरदार थप्पड़ से दिया। विघ्नेश अपना गाल पकड़कर रह गया और झुंझलाकर बोला, क्या है तुम दोनों भाई बहन का, सुबह से दूसरी बार तूने मुझ पर हाथ उठाया, मारते ही रहते हो दोनों। आशिका ने चिल्लाकर कहा, तो क्या करूं, एक जीती जागती लड़की को तिल तिल कर मारने वाले इस इंसान के कहने पर मैं इलाज करूं? विवान भाई, आपसे अच्छा तो ये होता कि भाभी चैन से भगवान के पास चली जाती, उनके जैसे नेक दिल इंसान को तो पक्का स्वर्ग ही मिलता। विवान ने अपना गुस्सा पी लिया और खामोश खड़ा रहा। उसे पता था कि इस वक्त अवनी की जान आशिका के हाथ में, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। पुष्कर और विघ्नेश ने मिलकर आशिका को शांत किया। आशिका ने विवान को एक आखिरी बार घूरकर देखा और अंदर जाकर अवनी की जांच करने लगी। जांच करते ही आशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी की सेहत को लेकर उसे कुछ ऐसी कड़ी सच्चाइयों का पता चला जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो एक डॉक्टर थी और उसने हजारों केस देखे थे, पर अपनी सबसे पसंदीदा लड़की के साथ ऐसी बीमारी देखकर उसका दिल दहल गया। उसने तय किया कि वो फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताएगी। उसने अवनी के पैर से कांच के टुकड़े निकाले और कॉफी से जले हुए जख्मों पर पट्टी की। बाहर आकर उसने गंभीर आवाज में कहा, वो बहुत गहरे डिप्रेशन में, तेज धूप में पैदल चलना, मानसिक तनाव और ये सारा स्ट्रेस, इसी वजह से बेहोश हुई है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर सोकर उठेंगी तो ठीक महसूस करेंगी। उन्हें यहीं आराम करने दो और तुम तीनों अभी बाहर निकलो। विघ्नेश ने शरारत भरी आवाज में कहा, ये दोनों भले ही चले जाए, पर मैं और तू यहाँ बैठकर बातें कर सकते हैं ना? आशिका ने उसके कान में जाकर फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है तू क्या बात करेगी, चुपचाप बाहर निकल यहाँ से। उसने तीनों को बाहर भेज दिया और वापस अवनी के पास आ गई। अवनी को होश आ चुका था और वो उठने की कोशिश कर रही थी। आशिका ने उसे सहारा देकर वापस लेटाया और कहा, भाभी अभी उठिए मत, आराम कीजिए। अवनी ने उलझन में पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? आशिका ने उसे सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, आप सड़क पर बेहोश हो गई थी तो भाई आपको यहाँ ले आए, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। आशिका ने अपनी की आंखों में गौर से देखा। उस नजरों के मेल से अवनी समझ गई कि उसकी बीमारी का सच आशिका को पता चल चुका है। अवनी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैम मुझे लगता है आप सब जान चुकी हैं, प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। आशिका ने दुख के साथ कहा, मैं किसी को बताना नहीं चाहती भाभी, ये आपका निजी मामला है, लेकिन अगर कल भाई को पता चला तो वो फिर से इसे गलत रंग देगा। मैं बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। अवनी ने कुछ कहना चाहा पर आशिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। भाभी प्लीज मुझे मैम मत कहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नाम से बुलाइए ना। अवनी ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है आशिका, विवान को इस बारे में पता नहीं चलेगा, तुम डरो मत। आशिका ने समझाने की कोशिश की, भाभी आप समझ क्यों नहीं रही हैं, अभी आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं इसलिए वो अनजान है, पर जब आप एक ही कमरे में रहेंगे तो ये सच छुप नहीं पाएगा, तब मामला बहुत बिगड़ जाएगा। लेकिन अवनी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने आशिका से कसम मांगी। आशिका जानती थी कि अगर विवान को अभी पता चला तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में उसने अवनी के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई। आशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जो चीज़ आपको जख्म दे रही है आप उससे दूर क्यों नहीं चली जाती? मेरी एक सहेली यूपी में रहती है, मैं उससे बात करती हूँ, आप ये शहर छोड़कर चले जाइए और अपनी मर्जी से आज़ाद जिंदगी जिए। मेरे भाई के साथ इस नर्क में रोज क्यों चल रही हैं? अवनी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आशिका को अंदाजा भी नहीं था कि यह कसम भविष्य में उसके भाई के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार बनने वाली है। कैबिन के बाहर विवान चुपचाप बैठा। विघ्नेश ने उसे फिर से खरी खोटी सुनानी शुरू की। क्यों विवान, अपनी दरिंदगी का नतीजा देख लिया? एक मासूम लड़की को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया तूने। तेरी कार में आने के लिए उसे डीजल के पैसे देने पड़ते क्या? तेरे लिए खाना कार में आएगा पर वो बेचारी ऑटो में धक्के खाकर तुझे खाना खिलाने आएगी। ऐसी नाइंसाफी तो कहीं नहीं देखी मैं। देख ले, तेरी सजा ने आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। विवान खामोश रहा। वो अवनी पर लगाई गई अपनी पाबंदियों और उनके भयानक नतीजों के बारे में सोच रहा था। उसने बस आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में विधायक और उसका वकील दाखिल हुए। वकील ने आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कमिश्नर साहब ये क्या तमाशा है? वो मामूली सा बिजनेसमैन हमारे विधायक पर हाथ कैसे उठा सकता है? कमिश्नर ने हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया और कहा, वो मामूली बिजनेसमैन नहीं, वो इतना बड़ा आदमी है कि उसे कोई छू तक नहीं सकता। उसने हमारे डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है और विधायक जी आपने तो खुद कहा था कि आप केस नहीं करेंगे, फिर अब आप यहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं? विधायक ने तमतमाते हुए कहा, साहब मुझे लगा था कि वो मेरे लड़कों को डरा धमकाकर छोड़ देगा, पर उस हैवान ने तो उन्हें कुत्तों की तरह गोलियों से भून दिया। अब उनके घरवाले मुझसे मुआवजा मांग रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? तभी विघ्नेश वहां पहुंचा और गरजते हुए बोला, उन गुंडों के घरवालों को जाकर सच बताओ, कहो कि वो एक लड़की के साथ दरिंदगी करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उस लड़की के घरवालों ने उन्हें वहीं काटकर फेंक दिया। अपनी गंदी जुबान बंद रखो। विधायक फिर से डर गया। विघ्नेश ने उसे आड़े हाथ लिया, ज्यादा नाटक मत कर, तुम इतने शरीफ नहीं हो, तुम यहाँ कमिश्नर साहब को भड़काने आए थे ना? अच्छा हुआ मुझे पता चल गया और मैं वक्त पर आ गया। विधायक ने अपनी असली रंगत दिखाई। हाँ, मैं विवान पर केस करने आया हूँ, क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? लड़के थोड़ी देर के लिए बह गए थे, पर चीज तो सही सलामत वापस मिल गई ना। फिर उसने मेरे लड़कों को क्यों मारा? अवनी को चीज की तरह संबोधित करते सुनकर विघ्नेश का खून खौल उठा। उसने जोरदार मुक्का विधायक के मुंह पर जड़ा, जिससे उसके 2 दांत टूटकर बाहर आ गए। वकील चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है, आप एक विधायक पर हाथ उठा रहे हैं? विघ्नेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, विधायक क्या कोई भगवान है? 1 मिनट में इसकी कुर्सी छुड़ा सकता हूँ। विवान मल्होत्रा महाराष्ट्र का नंबर 1 बिजनेसमैन है और देश के टॉप 10 अमीरों में आता है। अगर तुम्हारी पार्टी के आला कमान को पता चल गया ना कि तुमने उसकी पत्नी पर हाथ डाला है तो तुम्हारी राजनीति आज ही खत्म हो जाएगी। विघ्नेश ने चेतावनी दी, विवान ने तो तुझे छोड़ दिया क्योंकि तू इसमें शामिल नहीं, वरना वो तेरे घर आकर तुझे भी ठिकाने लगा देता। अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकल। फिर कमिश्नर की तरफ मुड़कर बोला, सॉरी सर, आपके सामने हाथ उठाया, पर इन जैसे गुंडों को विधायक बनाना हमारी ही गलती है, इसकी कुर्सी तो अब गई समझ। विधायक घायल सांप की तरफ पुकारता हुआ बाहर निकला। उसने वकील से कहा, ये मामूली डिटेक्टिव मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैंने सोचा था उस करोड़पति से मोटी रकम ऐंठ लूंगा, पर अब मुझे इसी सबक सिखाना होगा। कमिश्नर फिक्र में पड़ गए कि अब ये लड़ाई कौन सा मोड़ लेगी। वहीं विघ्नेश वापस हॉस्पिटल लौट गया।
आशिका ने अपने केबिन के बाहर इंतजार कर रहे विवान, पुष्कर और विघ्नेश को अंदर बुलाया। अंदर आते ही विवान की नजरें सीधा आशिका के चेहरे पर टिकी। आशिका ने गंभीरता से कहा, भाभी को अभी बहुत आराम की जरूरत है। उनके पैरों में काफी चोटें आई हैं। सुबह जो कांच के टुकड़े चुभे थे वो अंदर ही रह गए थे। उन्हें मैंने अभी निकाला है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो सेप्टिक हो सकता था। ये सुनते ही विवान की आंखों के सामने सुबह का नजारा घूम गया। उसकी यादों को टूटते हुए आशिका ने आगे कहा, ये मलहम रोज लगाना होगा, तभी जख्म भरेंगे। और सबसे जरूरी बात, वो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में, इसलिए उन्हें पूरा आराम मिलना चाहिए। अगर अब उनकी सेहत बिगड़ी तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। विवान अपनी बहन की एक बात गौर से सुन रहा था। तभी विघ्नेश बीच में बोला, मैं अपनी बहन को अपने साथ घर ले जा रहा हूँ। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने दूंगा। बताओ अगला चेकअप कब है? विवान ने विघ्नेश की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा उस कमरे में गया जहां अवनी लेटी हुई थी। उसने किसी फूलों की माला की तरह अवनी को अपनी बाहों में उठाया और कैबिन से बाहर निकल गया। ये देख आशिका अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी, जबकि विघ्नेश बड़बड़ाने लगा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारा भाई बिना कुछ बोले बस शुरू हो जाता है। अब उसे ले जाकर और क्या जुल्म करेगा पता नहीं। आशिका ने कहा, तू बस बातें ही बनाता है। और वो उसे ले भी गया। मुझे नहीं लगता कि वो अभी भाभी को कुछ कहेगा। खैर देखते हैं, मैं भी घर ही जा रही हूँ, नजर रखूंगी। तू अब अपना काम देख और यहाँ से निकल। लेकिन विघ्नेश कहाँ मानने वाला था। वो वहीं रुककर उससे बातें करने लगा। पुष्कर ने उन दोनों को देखा और सोचा, इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? फिर वो विवान के पीछे पीछे चल दिया। विवान अवनी को अपनी गोद में उठाकर कैबिन से बाहर आया। अवनी का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपनों की दुनिया में तैर रही है। जैसे ही विवान ने उसे छुआ वो वहीं पत्थर बन गई थी। जब विवान के हाथों की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हुई तब उसे एहसास हुआ कि ये सपना नहीं हकीकत है। वो घबराकर धीमी आवाज में बोली, सर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। लेकिन उस हैवान के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंची, या शायद उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। अवनी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो उसकी बाहों में थोड़ा छटपटाने लगी। तब विवान ने अपनी भारी आवाज में चेतावनी दी, चुपचाप पड़ी रहोगी या यहीं से नीचे फेंक दो। बस यही सोचकर उठा रखा है कि तेरे पैर में चोट है। मेरा और कोई इरादा नहीं है। मुझे फिर से हैवान बनने पर मजबूर मत कर। अवनी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। विवान की पकड़ उसे कुछ अजीब सा एहसास करा रही थी। विवान का हाल भी कुछ ऐसा ही था। बिना किसी परफ्यूम के भी अवनी की वो कुदरती महक उसकी सांसों में बस रही थी, जिससे उसका मन बहकने लगा था। यह एहसास विवान के लिए बिल्कुल नया था। आज तक किसी लड़की को देखकर ऐसे नहीं बहका था। वो औरतों के मामले में हमेशा बहुत सख्त और मर्यादित रहता था। बड़ी बड़ी रईस लड़कियां उसे रिझाने के लिए कम कपड़ों में उसके करीब आने की कोशिश कर चुकी थी, पर विवान की एक घूरती हुई नजर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। उसे खुद ताज्जुब हो रहा था कि आग जैसा दहकने वाला विवान मल्होत्रा इस लड़की के सामने कैसे पिघल गया। अब अवनी को लगा कि वो गिरने वाली है तो उसने खुद को थोड़ा संभाला। विवान ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, डरो मत, चाहो तो मेरी गर्दन पकड़ सकती हो। ये सुनकर अवनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली। अपनी बाहों में उसे महसूस करते हुए विवान ख्यालों में इतना खो गया कि वो वीआईपी लिफ्ट के बजाय आम लोगों वाली लिफ्ट की तरफ चला गया। वहां बहुत भीड़ थी। भीड़ देखकर उसने सीढ़ियों से उतरना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगा अवनी ने डर के मारे विवान की कमीज को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर विवान के होठों पर एक पल के लिए मुस्कान आई और फिर गायब हो गई। हॉस्पिटल का स्टाफ उन्हें फटी आंखों से देख रहा था। विवान मल्होत्रा का साम्राज्य बहुत बड़ा था। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल, कॉस्मेटिक्स, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र था जहां उसका नाम ना हो। वो एक बहुत ही कामयाब पर सख्त बिजनेसमैन था। लोग जानते थे कि विवान जिससे नफरत करता है उसे मिटाकर ही दम लेता है। इसलिए जब सबने उस हैवान के हाथों में अवनी को देखा तो वे दंग रह गए। अवनी की सादगी और सांवले रंग को देखकर लोग कानाफूसी करने लगे। एक नर्स ने जलन में कहा, देख रही हो उस काली लड़की की किस्मत। विवान सर का क्या रुतबा है? ये लड़की जो उनके घर में नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं, उसे सर गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। तभी एक सीनियर नर्स ने उसे डांटा, बड़े लोगों की बात है तो अपना काम कर। अगर विवान सर ने तेरी ये बातें सुन ली तो तू सिर्फ इस हॉस्पिटल से नहीं बल्कि पूरे इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल से हाथ धो बैठेगी। चुपचाप अपना काम देख। स्टाफ फिर से काम में लग गया। अवनी ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। विवान उसकी आंखों में ही देखते हुए चल रहा था। अवनी भी खुद को रोक नहीं पाई और उसकी नजरों में खो गई। विवान को उन आंखों में अपनी पूरी जिंदगी नजर आने लगी, पर उसने फौरन उस ख्याल को झटका दिया। उसे डर था कि अगर उसने प्यार दिखाया तो वो फिर से उसे चोट पहुंचा देगा। वो विवान जो कभी किसी से नहीं डरा आज डर रहा था। दूसरी तरफ अबुधाबी में मामा रंजीत का मन सुबह से ही बेचैन था। उन्होंने विवान को फोन किया पर उसने उठाया नहीं। पुष्कर ने भी जवाब नहीं दिया। आखिर में उन्होंने अपनी बहन राजेश्वरी को फोन किया। राजेश्वरी जी ने रोते हुए सुबह से अब तक की सारी कहानी सुना दी। रंजीत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वे चिल्लाए, क्या समझ रखा है उसने खुद को? मैं उस बच्ची को उसके भरोसे छोड़कर आया था और उसने एक हफ्ते में ही उसका ये हाल कर दिया। उस बदतमीज को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी इंडिया आ रहा हूँ और इस तमाशे का अंत करूंगा। उसी वक्त उनके एक दोस्त आए और रंजीत ने उन्हें सब बताया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, पता नहीं विवान ऐसा क्यों है। माना कि उसके अतीत में कुछ बुरा हुआ था पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अब तक वो उसी बोझ को ढो रहा है। मैं उसकी जिंदगी संवारने की कितनी कोशिश करूं। उन्होंने तुरंत मुंबई की अगली फ्लाइट चेक की और किस्मत से एक टिकट मिल गया। वो फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कृष्णा को फोन लगाया और चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारे भाई का दिमाग ठिकाने है या नहीं? आज जरा सी चूक हो जाती तो हम अवनी को जिंदा नहीं देख पाते। कृष्णा घबरा गया। मामा जी जरा चैन से बताइए कि क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रंजीत ने उसे पूरी बात बताई और कहा, अब तुम वहाँ पेरिस में रहकर क्या उखाड़ रहे हो? हमें अपनी का साथ देना होगा वरना तुम्हारा भाई उसे तिल तिल कर मार डालेगा। तुरंत वापस आओ, हमें रिसेप्शन की तैयारी करनी है। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। कृष्णा सन्न रह गया। पवित्रा ने पूछा, क्या हुआ कृष्णा? मामा जी ने क्या कहा? कृष्णा ने संक्षेप में बताया, आज उस हैवान ने भाभी को घर से निकाल दिया था। रास्ते में वे बेहोश हो गई और कुछ गुंडे उन्हें उठा ले गए। आज वे बाल बाल बचे हैं। पवित्रा कांप उठी। हे भगवान, उन्हें किसने बचाया? वे अब ठीक तो है ना? कृष्णा ने कहा, बचाया तो भाई नहीं है, पता नहीं मन में इतना प्यार छिपाकर बाहर ये नफरत का नाटक क्यों करता है। मामा जी ने कहा है कि सब छोड़ो और वापस आओ, जल्दी पैकिंग करो, मैं टिकट बुक करता हूँ। तभी पवित्रा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन कृष्णा उस टेस्ट रिपोर्ट का क्या? रंजीत मामा की बातें सुनकर कृष्णा सन्न रह गया। उसने पवित्रा से कहा, जो भी बात हो अब इंडिया जाकर ही साफ होगी। मामा जी ने तुरंत बुलाया है, तुम जल्दी पैकिंग करो, मैं टिकट बुक करता हूँ। पवित्रा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कृष्णा हमने जो दूसरी जगह टेस्ट सैंपल दिया था उसका क्या? उसकी रिपोर्ट कैसे लेंगे? कृष्णा ने उसे समझाते हुए कहा, देखो एक जगह से रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो उम्मीद है वही सच होगा, पर वो 100% सच है या नहीं ये हमें खुद वहाँ जाकर पता करना होगा। वैसे भी हमारे पास इंडिया में बहुत काम है, तुम बस जल्दी करो। पवित्रा पवित्रा बदहवास होकर पैकिंग करने लगी। दोनों जल्द से जल्द इंडिया पहुंचने की तैयारी में जुट गए। उधर पुणे में डॉक्टर सीता ने अपने ससुर विनायक जी को फोन किया। उसने थकी हुई आवाज में कहा, पापा आज हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा काम है, शायद मुझे आते आते रात हो जाए। क्या आप आज आर्यन को स्कूल से ले आएंगे? विनायक जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं नहीं आऊंगा और रात को खाना भी मैं ही बना लूंगा, तू बस अपना काम पर ध्यान दे। सीता की आंखें भर आई। उसने भरे गले से कहा, थैंक यू पापा। सीता के लिए उसके पति शिवा के रहते हुए भी और उसके शहीद होने के बाद भी विनायक जी ही उसके पिता, सहारा और ढाल बने हुए थे। विनायक जी ने उसे डांटा, अगली अपने को थैंक यू नहीं बोलते, तो फिक्र मत कर, मैं आर्यन को ले आता हूँ और फिर उससे तेरी बात करवाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया और सीधे आर्यन के स्कूल पहुंच गया। वापसी में आर्यन अपने दादाजी से ढेरों सवाल पूछ रहा था। बातों बातों में जिक्र आर्यन के पिता शिवा का चढ़ा।
आर्यन ने पूछा। दादाजी, आपने पापा का नाम शिवा क्यों रखा था? विनायक जी ने भावुक होकर बताया, बेटा मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जैसे शिव पूरी दुनिया की रक्षा करते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप भी सबकी रक्षा करे। आर्यन ने गर्व से कहा। तो आपने बिल्कुल सही नाम रखा था दादाजी, तभी तो पापा आर्मी में रहकर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। विनायक जी ने गर्व और प्यार से अपने पोते को चूम लिया। घर पहुंचकर आर्यन ने अपना होमवर्क खत्म किया और दादाजी से बोला, दादाजी आपके टहलने का टाइम हो गया है, आप जाइए। विनायक जी ने पूछा, तू अकेला रहेगा बेटा? वैसे भी तू कहता है कि मेरे साथ चलने में तेरे पैर दुखते हैं, तो तू घर पर ही रह, मैं भी नहीं जाता। आर्यन ने उन्हें जिद करके भेजा। अरे दादाजी, आप दिन में 2 बार टहलते हैं, सुबह तो मैं साथ था ही, अब आप अपने दोस्तों से मिलाइए, मैं घर पर एकदम सेफ हूँ। विनायक जी ने उसे समझाया कि वो आधे घंटे में लौट आएंगे और टहलने निकल गए। दादाजी के जाते ही आर्यन टीवी देखने लगा। टीवी पर नूडल्स का विज्ञापन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो किचन में गया तो देखा कि सीता ने नूडल्स के पैकेट सबसे ऊपर वाले शेल्फ में छुपा कर रखे थे। आर्यन ने जुगाड़ लगाया और स्टूल ढूंढने लगा। उसे कोई खाली स्टूल नहीं मिला तो वो सीधा उस कोमा में पड़े मरीज के कमरे में गया। उसने उस मरीज से कहा, सॉरी बिग बॉय, मैंने सोचा था कि आपके कमरे में नहीं आऊंगा, पर मुझे ये स्टूल चाहिए। मम्मा ने नूडल्स ऊपर छुपा दिए हैं, पर मैं तो आज खाकर ही रहूंगा। वो भारी स्टूल घसीटते हुए किचन में ले गया, उस पर चढ़ा और नूडल्स उतार लिए। फिर उसने गैस जलाई पर चूल्हा जला नहीं। आर्यन बड़बड़ाया, लगता है गैस स्टोव खराब है, जल ही नहीं रहा। इससे पहले मम्मा आ जाए, मैं ये स्टूल रखा था। वो स्टूल घसीटकर वापस उस मरीज के कमरे में ले गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चूल्हा भले ही जला ना हो, पर गैस ऑन रह गई थी। धीरे धीरे गैस की महक पूरे घर में और उस मरीज के कमरे में भी फैलने लगी। मासूम आर्यन ने उस मरीज से कहा, बिग बॉय, आपका स्टूल वापस आ गया है, आपको नूडल्स चाहिए? ओ, मैं तो भूल ही गया, मम्मा तो आपको इंजेक्शन लगाती है, आप खा नहीं सकते। चलिए मैं जा रहा हूँ, बाय। वो कमरे से बाहर निकल गया, पर उसे पता नहीं था कि पूरा घर एक गैस चेंबर बनता जा रहा था। उधर मुंबई में विवान ने बड़े प्यार से अपनी को अपनी कार की पिछली सीट पर लिटाया। उसने सख्त लहजे में कहा, पैर मत हिलाना, चुपचाप लेटी रहो। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने ही वाला था कि रुक गया। उसने पुष्कर को फोन किया। पुष्कर हॉस्पिटल से बाहर आया ही था। विवान ने उससे कहा, पुष्कर मेरे लिए एक ड्राइवर का इंतजाम करो। फिर वो खुद पीछे वाली सीट पर गया और अपनी का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। अपनी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, पर विवान ने उसकी तरफ नहीं देखा। विवान खुद उलझन में था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो ये लड़की जरा भी पसंद नहीं। मामा ने जबरदस्ती मेरी शादी से करा दी, पर न जाने क्यों जब ये कुछ देर के लिए गायब हो गई तो मेरी जान ही निकल गई थी। अगले ही पल उसने खुद को झटका, नहीं ये प्यार कुछ नहीं, ये बस तरस है कि मेरी वजह से ये मुसीबत में पड़ गई। मुझ पर ये मंगलसूत्र का जादू नहीं चलने वाला। मैं विवान मल्होत्रा हूँ, एक फैवान। मैं तो बस इसलिए यहाँ बैठा हूँ ताकि कार चलाते वक्त ये गिर ना जाए। तभी पुष्कर ने कार का शीशा खटखटाया। विवान ने शीशा नीचे किया। पुष्कर भी विवान का ये रूप देखकर दंग था। विवान ने कहा, पुष्कर तुम ड्राइव करो। पुष्कर कार चलाने लगा। वो मन ही मन हंस रहा था कि विवान हैवान से प्रेमी कब बन गया, पर उसे डर था कि अवनी की किसी हरकत पर विवान फिर से भड़क ना जाए। इधर मल्होत्रा पैलेस में मीरा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। वो बड़े घमंड में कह रही थी, अरे माँ, विवान ने सुबह जो तमाशा किया था उसके बाद वो कोयला पक्का घर छोड़कर भाग गई होगी। ऑफिस के लोगों ने बताया कि वो पागलों की तरह वहां से निकली थी। मुझे तो लगता है अब तक उसने किसी नदी या कुएं में कूदकर जान दे दी होगी। अब मेरे और विवान के बीच कोई नहीं। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब विवान अकेला है और तू कैसे भी करके मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। मुझे तो बाद में पता चला कि रंजीत ने सारी जायदाद विवान के नाम कर दी, वरना मैं तेरी शादी बड़े वाले से होने ही नहीं देती। खैर, अब विवान को अपनी मुट्ठी में कर ले ताकि सारी जायदाद हमारे नाम हो जाए। मीरा ने जहर बोलते हुए कहा, फिक्र मत करो माँ, इन्होंने हमसे जो कुछ छीना है वो सब मैं इनसे वापस लेकर रहूंगी। दोनों माँ बेटी जायदाद हड़पने के सपने बुन रही थी, जबकि उन्हें असलियत का पता ही नहीं था। मीरा और उसकी माँ दोनों विवान के जायदाद को हड़पने के सपने बुन रही थी। दूसरी तरफ विवान की कार उसके आलिशान महल के पोर्च में एंटर हुई। विवान को तो होश ही नहीं था। वो बस अपनी गोद में सिर रखे सो रही अवनी के बारे में सोच रहा था। अवनी के मन में डर समाया हुआ था। वो सोच रही थी, अचानक ये इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या वजह है। इतनी कड़वी बातें करने वाले इस इंसान पर मैं कैसे भरोसा करूं? इस फिक्र के पीछे जरूर कोई गहरा मकसद है जो मेरी समझ से बाहर है। उसे पूरा यकीन था कि विवान का ये बर्ताव किसी तूफान से पहले की शांति है। इस पल तक अवनी को ये भी पता नहीं था कि उसका अपहरण हुआ था और विवान ने उसे बचाया है। उसे बस इतना याद था कि वो कहीं बेहोश हो गई थी और विवान ने उसे अस्पताल पहुंचाया। इसलिए वो विवान के इस बदले हुए रूप को पचा नहीं पा रही थी। कार रुकने के बाद भी जब विवान नीचे नहीं उतरा तो पुष्कर ने टोकते हुए कहा, सर घर आ गया है। विवान ने धीरे से अवनी का सिर सीट पर रखा, नीचे उतरा और फिर उसी भारी आवाज में बोला, उठकर बैठो और पैर नीचे मत रखना। अवनी उठकर बैठ गई। विवान ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वहां मौजूद हर आंख फटी की फटी रह गई, जैसे वे कोई अजूबा देख रहे हों। कुछ लोग तो अपनी आंखें मलमल कर देख रहे थे कि वे सपना देख रहे हैं या हकीकत। पिछले एक हफ्ते में विवान ने अपनी को सिर्फ जलील किया था, कभी तमीज से बात नहीं की थी। आज उसे गोद में उठाकर लाते देख सब सन्न थे। तभी एक वफादार नौकर ने तुरंत मीरा को फोन मिला दिया। मीरा अपने कमरे में अपनी माँ से बात कर रही थी कि विवान को कैसे अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। तभी नौकर का फोन आया। मीरा चिढ़कर बोली, इन नौकरों को भी चस्का लग गया है, क्या कमरे में आकर नहीं बता सकता था? उसने फोन उठाया। नौकर ने घबराते हुए कहा, मैम जल्दी बाहर आइए, विवान सर उस काली लड़की को गोद में उठाकर अंदर आ रहे हैं। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बड़बड़ाई, क्या? मैं तो सोच रही थी वो कहीं मर गई होगी, ये उसे कहां से ढूंढ लाया? वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। विवान अवनी को लेकर हॉल में पहुंच चुका था। राजेश्वरी जी अपनी बहू की राह देख रही थी। उन्होंने ममता भरी आवाज से पूछा, बेटा अवनी, अब पैर का दर्द कैसा है? विवान के पीछे आए पुष्कर ने बीच में ही कहा, इतना जल्दी कैसे ठीक होगा माँ? आशिका ने इलाज किया है, कम से कम एक हफ्ता पूरा आराम चाहिए, पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। राजेश्वरी जी ने विवान की ओर देखते हुए अवनी से कहा, अब से तू कोई काम नहीं करेगी, चाहे कोई भी कहे। तू अपने कान बंद रखना, इस घर में नौकरों की कमी नहीं है, सब वो देख लेंगे। तेरी देखभाल के लिए मैं तो अलग से लोग लगा दूंगी। मीरा ने मुंह बनाकर कटाक्ष किया, वाह, अब एक नौकरानी की सेवा के लिए भी नौकरानी रखी जाएगी। फिर अवनी की तरफ देखकर तंज कसा, बड़ा ड्रामा कर रही है, सुबह बस गर्म कॉफी ही तो गिरी थी, उसके लिए इतना बड़ा तमाशा। राजेश्वरी जी कुछ बोलती उससे पहले विवान ने मीरा को ऐसी खूंखार नजर से घूरा कि मीरा की बोलती बंद हो गई। विवान अवनी को ऊपर अपने कमरे की ओर ले जाने लगा तो अवनी उसकी बाहों में छटपटाई और बोली, सर एक मिनट, क्या आप मुझे नीचे उतारेंगे? विवान को लगा शायद उसे कोई तकलीफ है, इसलिए उसने बड़े आराम से सोफे पर बैठा दिया। अगले ही पल अवनी ने पास खड़े पुष्कर का हाथ थामा और अपने मोटर रूम की तरफ चलने लगी। ये देखकर विवान का पारा चढ़ गया। वो दहाड़ा, ओए रुक, कहाँ जा रही है तू? अवनी ने पलट कर जवाब दिया, अपने कमरे में, मेरा मतलब है मोटर रूम में सर, मेरे लिए वही काफ़ी है, मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, और हाँ, यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। विवान ने दांत पीसते हुए कहा, तेरी हालत देख रही है, उस छोटे से कमरे में तू पैर तक नहीं फैला पाएगी, चुपचाप ऊपर चल। वो जहाँ तक हो सके सब्र से काम ले रहा था।
लेकिन अवनी ने उसे अनसुना कर दिया और पुष्कर का हाथ पकड़कर चलने लगी। कमरे के पास पहुंचकर उसने नम आंखों से कहा, भैया मैं खुद नहीं चल सकती थी, इसलिए आपका सहारा लिया। इसके लिए भी सर ज़रूर कुछ गलत ही बोलेंगे, पर अगर वो कुछ कहें तो आप बुरा मत मानिएगा। मैं आपको सिर्फ अपना बड़ा भाई मानती हूँ। पुष्कर भावुक हो गया, पर विवान गुस्से से तमतमा उठा। वो चिल्लाया, अवनी तू हद से ज़्यादा बोल रही है। अवनी ने शांत पर सख्त आवाज़ में कहा, सर आपको मेरा नाम भी याद है? ताज्जुब है, पर प्लीज़ मेरा नाम अपने मुंह से मत लीजिए। जैसे हमेशा बुलाते हैं काली कलूटी, वैसे ही बुलाइए। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा विवान के मुंह पर बंद कर दिया। ये ऐसा था जैसे विवान के घमंड पर जोरदार तमाचा जड़ा। विवान पागल होकर चिल्लाया, काली! उसकी आवाज़ से पूरा महल गूंज उठा। अवनी ने वो आवाज़ सुनी, पर अनसुनी कर दी और अपनी माँ की तस्वीर सीने से लगाकर लेट गई। विवान ने पुष्कर को पकड़ा और चिल्लाया, तूने उसे उस कमरे में जाने क्यों दिया? वहाँ वो आराम कैसे करेगी, पैर कैसे फैलाएगी? पुष्कर ने डरते हुए कहा, सर उस पर गुस्सा मत कीजिए, वो चल नहीं पा रही थी इसलिए उसने मेरा सहारा लिया, वो भी आपके सामने ही। विवान ने पुष्कर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तू भी उस लड़की की तरह बातें मत कर, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। सबके सब मुझे उपदेश दे रहे हो, बस पैर में चोट है इसलिए मैं चुप हूँ, मुझे फिर से हैवान बनने पर मजबूर मत करो। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खड़ा था। पुष्कर ने घबरा कर कहा, सर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ काम है, नाइट शिफ्ट चल रही है, मैं निकलता हूँ। वो विवान के जवाब का इंतजार किए बिना वहाँ से भाग निकला। राजेश्वरी जी भी विवान को नजरअंदाज कर अवनी के कमरे की तरफ चली गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से अवनी की तेज आवाज आई, दरवाजा खुला है, कोई भी अंदर आ सकता है सिवाय विवान मल्होत्रा के। विवान ने ये सुना और उसका खून खौल उठा। वो पैर पटकता हुआ ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ा। मीरा ने आग में घी डालने का मौका ढूंढ लिया। वो उसके पीछे गई और बोली, देखा विवान, उसकी हिम्मत तो देखो, वो आपको चुनौती दे रही है। विवान ने अपनी उंगली उठाकर चेतावनी दी, मीरा भाभी जब तक आप मेरे मामले से दूर रहेंगी तब तक आपकी जान सलामत है। मैं बार बार बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपके राज मुझे पता चलने लगे हैं। जिस दिन पूरा पता चला उस दिन आप नहीं बचेंगी। उसने मीरा को डराकर भगा दिया। अपने कमरे में जाकर विवान